ये तो असंभव है। महाप्रमुख ने आर्यन की ओर देखा, जो बिना किसी की परवाह के मंच पर खड़ा था। उसका आत्मविश्वास और बेजोड़ ताकत साफ झलक रही थी। महाप्रमुख का मन भारी हो गया। वास्तविकता उन्हें असहनीय लग रही थी, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो उस पिल की गुणवत्ता को परख नहीं पा रहे थे। उनकी क्षमता रसाचार्य स्तर के 9वें चरण तक ही सीमित थी। वो सुप्रीम श्रेणी की पिल के गुणों को भी महसूस कर सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम पिल उनके स्तर से परे थी। इसका मतलब था कि ये पिल, जैसा कि आर्यन ने कहा था, एक सुप्रीम श्रेणी की पिल थी, जो 9वें लेवल से भी ऊपर की थी। औषधियों को जांचने और परखने के लिए भी उच्च स्तर की योग्यता चाहिए होती है। अगर एक औषधि का स्तर परखने वाले के स्तर से अधिक हो, तो उसके लिए उस औषधि को समझना असंभव हो जाता है। आर्यन ने महाप्रमुख और दूसरे बुजुर्ग के फीके पड़ चुके चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे समझ नहीं पाए, है ना? क्योंकि तुम्हारा स्तर पर्याप्त नहीं है। आर्यन मंच से नीचे उतरते हुए बोला, मैं इस नील ड्रैगन फनेस को ले जा रहा हूं, और अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो वो उसका आखिरी पल होगा। आर्यन ने महाप्रमुख के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुमने जो सबसे बड़ी गलती की है वो यह है कि तुमने औषधि के सबसे बुनियादी सिद्धांत को अभी तक नहीं समझा। क्या औषधि की सुगंध उसकी गुणवत्ता को परिभाषित करती है? क्या ये उच्च स्तर की औषधि का प्रतीक है? गलत। सुगंध का मतलब है कि औषधि में उपस्थित ऊर्जा का सार पूरी तरह से औषधि में विलीन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वह औषधि अधूरी है। जिस औषधि का सार उड़ जाए, वह कभी भी उच्च गुणवत्ता की नहीं हो सकती। महाप्रमुख का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्यन के ये शब्द उन्हें किसी तीर की तरह लग रहे थे। हालांकि उन्हें मानना ही पड़ा कि आर्यन सही कह रहा था। वह हमेशा से यह मानते आए थे कि औषधि जितनी सुगंधित होगी, उसकी गुणवत्ता उतनी ही उच्च होगी। लेकिन अब यह साफ हो गया कि वास्तव में एक उत्कृष्ट औषधि वो होती है जिसमें सारे तत्व पूरी तरह से समाहित हो चुके हों। इसके बाद आर्यन ने कहा, यह पिल एक सुप्रीम श्रेणी की 9वें स्तर से ऊपर की पिल है। इसका नाम है। वो एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने वेदिका की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस पिल का नाम है वेदविटा। वेदिका ये सुनकर हैरान रह गई। वहीं तिम्रा उत्साहित होकर बोली, मालकिन, उसने आपके नाम पर पिल का नाम रखा है। ये तो अद्भुत है, कितना रोमांचक है। वो आर्यन की ओर देखते हुए मंत्रमुग्ध लग रही थी। वेदिविटा शब्द सुनकर महाप्रमुख का चेहरा और भी काला पड़ गया। यह उनके लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस पिल के प्रभाव की बात करें तो? आर्यन ने अपनी नज़रें नागेंद्र कुल के कुपलती रघुराज की ओर घुमाईं और कहा, रघुराज जी, मुझे यकीन है कि इस पिल के गुण आपको बहुत पसंद आएंगे। फिर उसने एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, तो इसके गुण हैं आत्मासील। आर्यन के शब्द सुनकर रघुराज स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए तो उसकी सांसें अटक गई। फिर उसने आर्यन को घूरते हुए चिल्लाया, आत्मासील पिल। नागेंद्र कुल के शिष्यों के चेहरे पर भी डर और गुस्से का मिश्रण दिखने लगा। उनकी आंखों में आर्यन के प्रति घातक इरादे साफ झलक रहे थे। महाप्रमुख ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सच में आत्मासील पिल जैसी कोई औषधि होती है? इस पर आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वेदिका झूठ बोल रही है? जिस दिन उसे अर्कराज कुल से बाहर निकाला गया, उस दिन से ही वो अपमान और तिरस्कार सह रही है। 10 सालों से उसने बस एक ही सपना देखा, अपने कुल को फिर से उठाने का, और उसने जो बनाया वो थी आत्मासील पिल। लेकिन तुम सब ने उसके साथ क्या किया? उसे राक्षस समझा, हंसी उड़ाई, जैसे वो कोई मजाक हो। अर्कराज कुल के सभी शिष्यों के चेहरे काले पड़ गए। महाप्रमुख की आंखों में भी अपराध बोध साफ झलक रहा था। वेदिका, जो एक समय अर्कराज कुल की प्रतिभाशाली हकीम थी, का जीवन उस घटना के बाद लगभग खत्म हो गया था। उस वक्त उसके माता पिता ने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की थी। लेकिन अगर सोचा जाए तो अर्कराज कुल ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह घटना क्यों हुई। वेदिका की आंखों में भी आंसू छलक उठे। तिम्रा ने भी अपने आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश की। आर्यन ने बात जारी रखी, यही कारण है कि मैंने इस पिल का नाम उसके नाम पर रखा, क्योंकि यह आत्मासील पिल उसी की रचना थी। महाप्रमुख ने कहा, उसकी साधना और औषधि विद्या को देखते हुए वो सुप्रीम श्रेणी की पिल तैयार नहीं कर सकती। फिर तुमने? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मासील पिल का उन्नत रूप है। इसे मैंने पंचतत्व आत्मासील में बदल दिया है। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, महाप्रमुख की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह कांपती हुई आवाज में बोले, क्या तुम कह रहे हो कि पंचतत्व आत्मासील, एक पिल जो 5 तत्वों को सील कर सकती है? एक तत्व को सील करने वाली पिल भी अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती थी। लेकिन अगर 5 तत्वों को एक साथ सील किया जा सके, ये सोचना भर भी असंभव से भी परे था। रघुराज की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर घातक इरादे और साफ हो गए। महाप्रमुख ने सिर हिलाते हुए कहा, असंभव, ये पूरी तरह असंभव है। पंचतत्व जड़ी बूटियों को पूर्ण संतुलन में लाना और उसे एक पिल में बदलना, ये काम तो बस एक संप्रसार्य स्तर का हकीम ही कर सकता है। तभी महाप्रमुख ने आर्यन की ओर तीखी नजरों से देखा और उनकी आवाज कांपने लगी।
क्या क्या तुम एक संप्रसार्य स्तर के हकीम? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मेरा औषधि कौशल पहले लेवल के संप्रसार्य स्तर तक पहुंच चुका है, तो तुम मुझे उस स्तर का हकीम भी मान सकते हो। आर्यन के ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। पूरे अर्कराज कुल में सन्नाटा छा गया। संप्रसार्य स्तर का हकीम, यह एक ऐसा स्तर था जहां अर्कराज कुल में सैकड़ों वर्षों से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। वेदिका की आंखें आंसुओं से और भी चमक उठीं। तिम्रा उत्तेजित होकर बोली, यंग मास्टर आर्यन सच में अद्भुत है। सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आर्यन ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाई सहन की थी। कालस्थी बंधन तकनीक के उपयोग के कारण उसका शरीर विकृत हो चुका था। उसने जिस दर्द को सहा, उसे बस वो खुद और पूर्वज रुद्रदेव ही समझ सकते थे। शुक्र है कि उसके पास 2 शरीर थे, वरना वह अब तक एक राक्षस बन चुका होता। वास्तव में 9वीं मंजिल का दबाव बहुत अधिक था। आर्यन अब जल्दी ही वहां फिर से नहीं जाना चाहता था। आर्यन ने उत्साह से कहा, अब तो नील ड्रैगन फनेस मेरा हुआ है ना। नागेंद्र कुल का कुलपति रघुराज चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए ताली बजाते हुए बोला, अद्भुत अद्भुत, सच में अद्भुत। मैंने आज से पहले कभी इतनी रोमांचक औषधि प्रतियोगिता नहीं देखी। मुझे सच में आप सभी औषधि विद्या में निपुण लोगों की सराहना करनी होगी। आप सब वास्तव में अद्वितीय हैं। लेकिन रघुराज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आज जो कुछ भी तुमने किया सब व्यर्थ है, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो। रघुराज ने महाप्रमुख और फिर कुलसभा के अन्य प्रमुख बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मरोगे और तुम्हारे अर्कराज कुल के सभी सदस्य भी। तुम सब तुच्छ हकीमों को मरना ही होगा। उसी समय वेगाशूर्य ने जमीन से उठते हुए रघुराज के सामने घुटने टेक दिए। कुलपति जी, मैं आपके पक्ष में हूँ। मैं ही वो था जिसने आपको अर्कराज घाटी में लाने में मदद की थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, रघुराज ने अपनी हथेली का वार किया और वेगाशूर्य के सिर पर मारते हुए उसे दूर फेंक दिया। तुम जैसे बेकार इंसान की हमें कोई जरूरत नहीं। उसकी हथेली का वार लगते ही वेगाशूर्य का शरीर एक सड़ी हुई लकड़ी की तरह बदल गया। ये नागेंद्र कुल की लकड़ी तत्व शक्ति थी। वेगाशूर्य की मृत्यु पलक झपकते ही हो गई। महाप्रमुख का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रघुराज। रघुराज ने उनको नजरअंदाज किया और आर्यन की ओर देखते हुए बोला, लड़के, तुम्हारे पास ताकत है, हकीम कौशल है, सचमुच तुम अद्भुत हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। नागेंद्र कुल में शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें प्रमुख बुजुर्ग का पद दूंगा। आर्यन की क्षमता को देखते हुए रघुराज को उसे अपने पक्ष में करने का लालच हुआ। रघुराज ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारा अंजाम भी वेगाशूर्य की तरह ही होगा। बाकी तुम समझदार व्यक्ति हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं समझदार हूँ, तो क्या तुम उस बात को भूल जाओगे कि मैंने तुम्हारे एक बुजुर्ग और नागेंद्र कुल के योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। रघुराज ने कहा, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। आर्यन ने बात जारी रखी, तो तुम मेरे द्वारा तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारने की बात भी भूल जाओगे। रघुराज के चेहरे पर तनाव झलकने लगा। अगर तुम नागेंद्र कुल का हिस्सा बन जाते हो तो मैं इसे भी भूल जाऊंगा। हा, आर्यन ने ठहाका लगाते हुए कहा, रघुराज, सच में तुम्हारी क्षुद्रता देखकर मैं दंग रह गया हूँ। तुम्हारे जैसे नीच इंसान की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हा। आर्यन की हंसी रघुराज के लिए दिल में सुई चुभने जैसी थी। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा उठा और उसने कहा, तुम जानते भी हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होगा। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे कमजोर आदमी को मैं पहले ही हरा चुका हूँ। तुम्हारे कुल का एक बुजुर्ग और दर्जनों योद्धा मेरे हाथों द्वारा मारे जा चुके हैं और मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो अब बताओ किसका क्या अंजाम होगा। रघुराज का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में अभी कोई अमर ऊर्जा नहीं है, तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां भी खर्च हो चुकी हैं, तुम अब मात्र एक कचरे के समान हो। तुम्हें मारना मेरे लिए चींटी मसलने से भी आसान है। और हाँ, रघुराज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जानते भी नहीं, लेकिन पूरी अर्कराज घाटी में मेरे लोग फैले हुए हैं। तुमने मुझे समझने में गलती कर दी। मैं अर्कराज कुल के इन कायरों जैसा नहीं हूँ जो हर अपमान को सह लूं। मुझसे टकराने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मृत्यु। ये सुनकर अर्कराज कुल के लोग चौंक गए। वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि रघुराज ने अर्कराज घाटी को क्यों घेरा है। रघुराज, तुम करना क्या चाहते हो? महाप्रमुख ने गुस्से में चिल्लाया। रघुराज हंसा, बहुत सरल है, अर्कराज कुल का विनाश। आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। रघुराज ने जोर से आवाज दी और उसी वक्त नागेंद्र कुल के एक योद्धा ने आकाश में एक संकेत रोशनी छोड़ी। जैसे ही आसमान में रोशनी फटी, मानो एक भूकंप सा आ गया। हजारों की तादाद में घुड़सवार योद्धा अर्कराज कुल की ओर बढ़ रहे थे। रघुराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, बस देखते जाओ, मैं तुम सबको चारों ओर से घेर लूंगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और घमंड झलक रहा था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। रघुराज ने आर्यन की ओर घूरते हुए ठंडी हंसी में कहा, अब पछताने का समय निकल चुका है।
अगर तुम अब भी मेरे सामने झुककर माफी मांगो तो मैं तुम्हारी तुच्छ जान बख्श सकता हूँ। आज से तुम नागेंद्र कुल के एक कुत्ते बन जाओ, ठीक वैसे ही जैसे वेदिका। वो पिछले 10 वर्षों से नागेंद्र कुल की गुलामी कर रही है। हा 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 हा, वेदिका जहर का स्वाद कैसा है? क्या तुम अपनी सीमा पर पहुंच चुकी हो? तुम्हारा शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहा है ना? हा हा हा, तुम्हें लगता है कि अगर तुम आत्मा सील पिल बना लोगी तो तुम नागेंद्र कुल का सामना कर सकती हो? तुम अभी बहुत छोटी हो। हा हा हा। रघुराज का आत्मविश्वास चरम पर था। उसे पूरा विश्वास था कि अब सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। महाप्रमुख के चेहरे पर गहरी चिंता थी। अर्कराज कुल के अधिकांश सदस्य युद्ध कलाओं में दक्ष नहीं थे। जो थोड़े बहुत जानते भी थे, उनकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था। इसके अलावा अधिकांश लोग अभी भी कुल में थे और उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था। अब तो किसी की मदद लेना भी संभव नहीं था। महाप्रमुख ने भारी मन से सोचा, क्या सच में स्वर्ग अब हमारे अर्कराज कुल का विनाश चाहता है? कुल सभा के 7 प्रमुख बुजुर्ग भी गुस्से से कांप रहे थे, परंतु वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे औषधियां बनाने में माहिर थे, लेकिन लड़ाई के समय उनका कौशल शून्य था। रघुराज ने अर्कराज कुल की चुप्पी को देखकर अपनी आवाज और ऊंची कर दी। उसने आर्यन को देखते हुए कहा, तुम कुत्ते, झुको और दया की भीख मांगो। वेदिका आगे बढ़ी और आर्यन के बगल में आकर खड़ी हो गई। तिम्रा भी दूसरी ओर आकर खड़ी हो गई। वह दोनों आर्यन को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। आर्यन के शरीर में अमर ऊर्जा नहीं थी। बिना ऊर्जा के चाहे योद्धा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा सकता। इसके अलावा पिल बनाने में आर्यन ने अपनी मानसिक ऊर्जा का भारी उपयोग किया था। वो अभी बहुत ज्यादा थका हुआ था। फिर ऐसे में वो नागेंद्र कुल के योद्धाओं का मुकाबला कैसे कर सकता था? रघुराज ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम दोनों मुझे रोक सकती हो। अपनी शक्ति का इतना भ्रम है तुम्हें। उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजरों में वो सिर्फ चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसी पल आर्यन के मन में एक आवाज गूंजी, मास्टर, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। इस आवाज के साथ ही आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने ठंडी हंसी में कहा, रघुराज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे नागेंद्र कुल के योद्धा ज्यादा ही धीमे हैं? इतना वक्त हो गया पर एक भी योद्धा नहीं दिखा। कहीं तुम्हारे सभी योद्धा मल खाने तो नहीं चले गए? आर्यन की यह बात सुनते ही रघुराज के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। असल में तो अब तक उसके योद्धाओं को सामने आ जाना चाहिए था। भले ही उन्हें आने में देरी हो रही हो, लेकिन थोड़ी देर पहले की कुछ हलचल के बाद कोई हलचल तो होनी चाहिए थी। मगर अब तो चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा क्यों? आर्यन ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो। सब कुछ तुम्हारे काबू में है। मेरी नज़रों में तुम बस एक कमजोर चींटी हो। मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? तुम अभी बच्चे हो। रघुराज को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जाओ और जाकर पता लगाओ। उसी वक्त अर्चिनेश्वर बाहर आए। उनके साथ अर्कराज कुल के कई योद्धा थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पता लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सभी योद्धा मर चुके हैं। रघुराज के चेहरे की हवाएं उड़ गई। असंभव, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल असंभव है। रघुराज ने गूंजती हुई आवाज में कहा, हम नागेंद्र कुल के पास अजय योद्धाओं की सेना है। तुम अर्कराज कुल के लोग हमारे सामने टिक नहीं सकते। उसने तुरंत आदेश दिया, दूसरा संदेश भेजो। आकाश में एक और रोशनी संकेत गया। नागेंद्र कुल का संदेश सभी दिशाओं में फैल गया, मानो वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों। अर्चिनेश्वर, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और रणनीतियों के लिए जाने जाते थे, धीमे कदमों से आगे बढ़े। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, हमारे अर्कराज कुल के लोग लड़ाई में भले ही सीधे तौर पर ताकतवर ना हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हमारा असल पैसा क्या है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, शुक्र है कि वेदिका ने हमें पहले ही सेकंडों जहरीली पिल्स दे दी थी, वरना कुछ भी हो सकता था। इतना कहने के बाद उन्होंने आर्यन की ओर देखा। आर्यन, जो चुपचाप अपनी योजना को सफल होता देख रहा था, हल्के से मुस्कुराया। अर्चिनेश्वर ने उसका इशारा समझ लिया और महाप्रमुख के पास जाकर कहा, महाप्रमुख जी, ये सब वेदिका का कमाल है। उसने पहले ही नागेंद्र कुल की इस साजिश के बारे में अंदाजा लगा लिया था और मुझे पहले से तैयार रहने को कहा। अर्कराज घाटी के जंगल में नागेंद्र कुल के सारे योद्धाओं को खत्म कर दिया गया है। वेदिका ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे इस योजना की कोई जानकारी नहीं थी। ये सब आर्यन की पूर्व योजना का हिस्सा था, लेकिन उसने सारा श्रेय उसे दे दिया। उसे 10 सालों के संघर्ष और तिरस्कार के बाद आज पहली बार उसकी भूमिका का सम्मान मिला। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और वो समझ नहीं पा रही थी कैसे उसका आभार प्रकट करे। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, वेदिका, दिल पॉइंट्स जोड़ 10। वेदिका, दिल पॉइंट्स जोड़ 10। यह आवाज उसके दिमाग में लगातार बजती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वेदिका के लिए उसके दिल पॉइंट्स 89 पर नहीं पहुंच गए। वो सिर्फ थोड़ा सा दूर था जहां वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, पर एक पॉइंट की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया।
महाप्रमुख ने वेदिका की ओर देखते हुए अपने दिल में निराशा महसूस की। अर्चिनेश्वर ने कहा, महाप्रमुख, अगर वो ना होती तो शायद हम भी यहाँ जिंदा नहीं खड़े होते। ये सुनकर अर्कराज कुल के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। जैसा कि अर्चिनेश्वर ने कहा, अगर वेदिका ने मदद ना की होती तो नागेंद्र कुल के योद्धा अब तक उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को मार चुके होते। अब तक उनकी नज़रों में जो एक राक्षस थी जिससे वो बेहद नफरत करते थे, उसी ने इतनी मुश्किल स्थिति में उनकी मदद की। ये उनके चेहरों पर थप्पड़ लगने से भी ज्यादा बुरा था। महाप्रमुख ने वेदिका की ओर देखा और एक लंबी चुप्पी के बाद गहरी सांस लेते हुए अपना सिर झुकाया। मदद के लिए धन्यवाद। चारों ओर से अर्कराज कुल के योद्धाओं और वरिष्ठों ने भी सिर झुकाकर अपना आभार व्यक्त किया। वेदिका की आंखों में आंसू झलक आए। पूरे 10 वर्ष हो गए, उसे नहीं पता था कि वह इन 10 वर्षों में कैसे खुद को जीवित रख पाए। लेकिन अब एक एक करके सभी को माफी मांगता देखा उससे रहा नहीं गया और उसने भावुक होकर कहा, मैंने आप सबको निराश किया, मुझे माफ कर दीजिए। उसी समय महाप्रमुख ने एक निर्णायक स्वर में घोषणा की, आज से वेदिका हमारे कुल की नई कुलपति होगी। जो भी इसका विरोध करेगा उसे मुझसे पहले निपटना होगा। 10 साल पहले वेदिका के पिताजी कुलपति थे, उसके बाद वेदिका अगली कुलपति बनती। महाप्रमुख ने बस उसकी चीज उसे वापस की। इसके अलावा वो खुद को दोषी महसूस कर रहे थे। जितना वो 10 साल पहले हुई घटना के बारे में सोचते गए, उन्हें उतना ही अपराधबोध महसूस होता जा रहा था। उसी वक्त एक योद्धा रघुराज के पास आया और उसने डरते हुए कहा, कुलपति, वहां तो कोई भी जीवित नहीं बचा। जैसा उन्होंने कहा वैसे ही। असंभव। रघुराज गुस्से से बौखला गया। उसने चीखते हुए कहा, अर्कराज घाटी आने जाने का केवल एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। अर्चिनेश्वर हंसते हुए बोले, क्या तुम वाकई सोचते हो कि अर्कराज कुल के लोग तुम्हारी तरह मूर्ख हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं बना सकते? रघुराज की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी आत्मा को उग्र ऊर्जा से भरते हुए आसमान की ओर देखा और दहाड़ लगाई, अमर शक्ति, जागृत हो जाओ। अब वो जबरदस्ती अपने स्तर को पार करने जा रहा था। इस तरह भले ही उसका स्तर बढ़ जाए, पर बाद में उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो किसी भी कीमत पर आर्यन और अर्कराज कुल को नष्ट करना चाहता था। देखते ही देखते रघुराज का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में ढक गया और कुछ सेकंड बाद ही उसके शरीर से एक भयावह आभा फूट पड़ी। वो अब शून्यवीर स्तर हासिल कर चुका था। उसकी शक्तियां भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और उसकी आवाज और गहरी हो गई। उसने कहा, क्या हुआ अगर वो सभी मर गए तो? हम सिर्फ कुछ लोग ही तुम कचरों को कुचलने के लिए काफी है। उसने अपनी शक्ति के बंधनों को तोड़ दिया। अब उसकी ताकत अर्कराज कुल में मौजूद किसी भी योद्धा से कहीं अधिक हो चुकी थी। उसके पीछे मौजूद दर्जन भर योद्धा भी बेहद शक्तिशाली थे। जैसा कि उसने कहा, पूरे अर्कराज कुल को निपटाने के लिए नागेंद्र कुल के वो बस कुछ लोग ही काफी थे। महाप्रमुख की आंखें काली हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सभी योद्धा तैयार हो जाओ। जी महाप्रमुख, जी महाप्रमुख। अर्कराज कुल के सभी योद्धा एक साथ चिल्ला उठे। महाप्रमुख की आंखें सख्त और भयावह हो गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भले ही हमारे पास मार्शल ताकत ज्यादा ना हो, लेकिन हमारे पास अंतहीन औषधियां हैं। अब देखते हैं कि कौन किसे खत्म करता है। उसी पल आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और महाप्रमुख से बोला, क्या आप मुझे कुछ उधार देंगे? महाप्रमुख चौंके। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये भली भांति समझते थे कि अगर आर्यन का साथ ना होता तो आज अर्कराज कुल का अस्तित्व मिट गया होता। सच तो यह है, वो आर्यन की प्रतिभा से बेहद प्रभावित थे। 20 वर्ष की आयु में औषधि कौशल को संप्रसार्य स्तर तक पहुंचा देना एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। यहाँ तक वो खुद भी अभी रसाचार्य स्तर पर अटके हुए थे। महाप्रमुख ने तुरंत पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने कहा, आत्मविस्फोट पिल, जो आपने अभी तैयार की थी। महाप्रमुख ने बिना देरी किए पिल आर्यन को दे दी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और पिल को एक ही बार में निगल लिया। अमर ऊर्जा पूर्ण रूप से भर गई है। ये पिल सच में अद्भुत थी। आर्यन ने जोश में कहा, इस सहायता के बदले ये वेदविता पिल लीजिए और नागेंद्र कुल के लोगों को मुझ पर छोड़ दीजिए। महाप्रमुख थोड़े असमंजस में पड़ गए। अर्चिनेश्वर ने तुरंत आर्यन को समझाया, रघुराज पहले ही जबरदस्ती शून्यवीर स्तर पर पहुंच चुका है और तुम केवल एक 5वें स्तर के आत्मवीर हो। तुम उससे नहीं लड़ सकते। ये सच था। 5वें लेवल के आत्मवीर और शून्यवीर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। आर्यन किसी भी तरह उसके सामने नहीं टिक सकता था। फिर भी आर्यन उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसे हजारों वर्ष पुराना दिव्य वृक्ष का हृदय चाहिए था। आर्यन अंदर ही अंदर बेहद उत्साहित था, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, मैं उससे निपट सकता हूँ। मेरी नज़रों में वो बस एक पिल्ले की तरह है जिसे भौंकना भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अर्चिनेश्वर ने उलझन में पूछा, पिल्ले का मतलब क्या है? आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, आपको जल्द ही पता लग जाएगा। आर्यन ने रघुराज की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी तुमने कहा था कि मेरी अमर ऊर्जा खत्म हो चुकी है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तुमने कहा कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो आज तुम्हें दिखाता हूँ कि काबिलियत क्या होती है। आर्यन ने दिल में चिल्लाकर कहा, दानुज, बाहर आओ और थोड़ा घूम लो।
जैसी ही अमर ऊर्जा का एक प्रवाह 18 स्तरीय नर्क के पहले स्तर में गया, दानुज राक्षस की आंखें खुल गई। इसके बाद एक जोरदार दहाड़ के साथ एक विशालकाय काली परछाई औषधि घाटी के आसमान से नीचे उतरी। केवल उसके आगमन से ही पूरी घाटी हिलने लगी थी। दानुज ने आर्यन की ओर झुकते हुए सम्मानपूर्वक कहा, स्वामी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए रघुराज की ओर देखा और कहा, अब बताओ नागेंद्र कुल के पिल्ले, क्या मेरे पास तुमसे लड़ने की काबिलियत है या नहीं? रघुराज स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान है भी या नहीं। उसने एक राक्षस को बुला लिया जिसकी ताकत उससे लाखों गुना अधिक थी। अर्कराज कुल के लोग भी दंग रह गए। वो अब खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि उन्होंने आर्यन पर आक्रमण नहीं किया, अन्यथा वो अंजाम सोच भी नहीं सकते थे। उसी वक्त आर्यन के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। वो रघुराज को मारना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास पर्याप्त अमर मूल्य नहीं थे। तो उसे पहले नागेंद्र कुल के योद्धाओं को मारना होगा, तभी जाकर रघुराज को मारने के बाद उसे कुछ अच्छा मिलेगा। आर्यन ने हल्के स्वर में कहा, अब तुम सबका अंत आ गया है। उसके शब्द अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि उतनी देर में दानुज ने बगल के एक बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, उसे अपनी ताकत से घुमाया और नागेंद्र कुल के सभी योद्धाओं पर दे मारा। योद्धा ऐसे गिरे जैसे मक्खियां मार दी गई हों। कुछ की चीखें हवा में घुल गईं, तो कुछ का शरीर चिथड़े चिथड़े होकर इधर उधर उड़ गया। बधाई हो आर्यन, नागेंद्र कुल के एक योद्धा को मारने पर तुम्हें 1200 एक्सपी पॉइंट्स, 30 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, नागेंद्र कुल के एक योद्धा को मारने पर तुम्हें 1150 एक्सपी पॉइंट्स, 28 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, नागेंद्र कुल के एक योद्धा को मारने पर तुम्हें 1100 एक्सपी पॉइंट्स, 27 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। दानुज ने 2 बार पेड़ को और घुमाया। कुछ ही पलों में सारे योद्धा मारे गए। आर्यन ने छलांग लगाई और दानुज के कंधे पर खड़ा हो गया। उसने नीचे कांप रहे रघुराज की ओर देखा और हंसते हुए कहा, रघुराज, क्या तुम अब भी मुझे अपना कुत्ता बनाना चाहते हो? तुम केवल एक ऐसे कमजोर पिल्ले हो जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। रघुराज का शरीर लगातार कांप रहा था। उसने कभी भी इतनी विनाशकारी शक्ति का अनुभव नहीं किया था। वो तो राक्षस के दबाव भर से अपनी जगह पर जड़ हो गया था। उसकी चेतना और मस्तिष्क में जैसे धमाके हो रहे थे। वो बिल्कुल असहाय था, यहाँ तक कि अगर नागेंद्र कुल के सारे योद्धा भी इकट्ठे होते तो भी वो इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर पाते। अचानक रघुराज ने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, आर्यन महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी वेदिका पर हमला नहीं करूंगा और अर्कराज कुल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे जीवन दान दे दीजिए। जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो और कुछ भी नहीं रहेगा। रघुराज मौत से भयभीत था। उसने अपने मरे हुए योद्धाओं को देखा और उसका डर और बढ़ गया। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें माफ कर दूं। रघुराज ने तुरंत कहा, मेरा पुत्र सप्तचक्र महाविद्यालय का छात्र है। नागेंद्र कुल का महाविद्यालय से गहरा संबंध है। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा पुत्र तुम्हें नहीं छोड़ेगा और सप्तचक्र महाविद्यालय भी। उसके शब्द अधूरे ही थे कि आर्यन जोर से गरजा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें लगता है कि सप्तचक्र महाविद्यालय महान है? सप्तचक्र महाविद्यालय का जिक्र सुनते ही आर्यन गुस्से में फट पड़ा। सप्तचक्र महाविद्यालय की अधिनायकता ने वर्षों तक आम जनता का शोषण किया था। वहां के शिष्य आम लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे और उन्हें बुरी तरह कुचल देते थे। आर्यन ने सोच लिया था कि वो इस सब को बदलेगा और उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा। मैं सप्तचक्र महाविद्यालय के खिलाफ लड़ूंगा। फिर उसने आदेश दिया, दानुज, इसे खत्म करो। अब आर्यन रघुराज पर अपनी एक सांस भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने चिल्लाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा भी जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। दानुज राक्षस ने अपने हाथ में पकड़े पेड़ को इतनी जोर से नीचे देकर मारा कि हवा भी एक पल के लिए थरथरा उठी। रघुराज के पास उससे बचने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी। अगले ही पल वो मांस के लोथड़े में बदल गया। उसी समय आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, अमर मूल्य जारी करो। बधाई हो आर्यन, शून्यवीर स्तर के रघुराज को मारने पर तुम्हें 8000 एक्सपी पॉइंट्स, 1500 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें लेवल 3 की इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें इमोर्टल फिस्ट प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें 10,000 वर्ष पुराने दिव्य वृक्ष का हृदय प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लेवल 6 आत्मवीर। बधाई हो आर्यन, स्तर बढ़ने पर तुम्हें एक विशेष इनाम प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? आर्यन के दिमाग में एक चमकता हुआ उपहार बॉक्स उभरा। उत्साहित आर्यन ने कहा, देखना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही बॉक्स अपने आप खुल गया। बधाई हो आर्यन, तुम्हें अनंत स्वॉर्ड मार्ग प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? आर्यन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं।
उसने गहरी सांस ली और ध्यान से देखने लगा। जब उसने सिस्टम में अनंत स्वॉर्ड मार्ग के 3 अक्षरों को देखा तो उसके भीतर खून खौलने लगा। धत्तेरे की, ये तो सच में सेंट स्वॉर्ड का अनंत स्वॉर्ड मार्ग है। आर्यन ने उत्साह में कहा, सिस्टम, तुम सच में शानदार हो। पिछले बार जब वो जेकाल संप्रदाय के तलवार मकबरे में था तो उसने स्वॉर्ड सेंट के 81 स्वॉर्ड इंटेंट को समझा था, लेकिन उसमें स्वॉर्ड सेंट की चेतना की कमी थी। ये अनंत स्वॉर्ड मार्ग उसी स्वॉर्ड सेंट की चेतना थी। आर्यन का मन जोश से भर उठा। उसने कहा, कल्टीवेट करो। बधाई हो, तुमने अनंत स्वॉर्ड मार्ग को सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर लिया है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। अनंत स्वॉर्ड मार्ग कोई स्वॉर्ड तकनीक नहीं थी, ये बस स्वॉर्ड सेंट की चेतना का एक सर्वोच्च स्तर था। इसकी मदद से कोई हमला या वार नहीं किया जा सकता था। अनंत स्वॉर्ड मार्ग के उपयोग से आर्यन किसी भी स्वॉर्ड तकनीक को कई गुना तेजी से सीख सकता था। इससे उसकी स्वॉर्ड की समझ भी कई गुना बढ़ जाती। यही अनंत स्वॉर्ड मार्ग का सबसे भयानक पहलू था। आर्यन ने खुशी में मन ही मन कहा, अनंत स्वॉर्ड मार्ग की मदद से मैं कब एक स्वॉर्ड सेंट बनूंगा और कब सुप्रीम सेंट बनूंगा। अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मुझे सुप्रीम सेंट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हा हा हा। आर्यन इतना खुश था कि उसके चेहरे पर पल पल हंसी बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सब लोग आर्यन के चेहरे के बदलते भावों को देखकर चुप थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतना खुश क्यों था। लेकिन रघुराज को मारना वाकई रोमांचक था, परंतु एक हमले में उसे खत्म करना ये तो हद से ज्यादा प्रभावशाली था। तभी सिस्टम की आवाज आई, दानुज राक्षस की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके तुरंत बाद दानुज शून्य में विलीन हो गया। आर्यन का चेहरा फिर सामान्य हो गया। वो दानुज की पीठ को शून्य में गायब होते हुए देख रहा था और सोचने लगा, उसके शरीर पर लगी ये सील जंजीरें कब हटेंगी। सील जंजीरों से बंधे होने के कारण भी वो एक हमले में शून्यवीर को खत्म कर सकता था। आर्यन ये सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यदि उसके शरीर से सील जंजीरें हट गई तो वो कितने शक्तिशाली योद्धा को एक ही वार में मार सकता था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मैंने इन जंजीरों का बारीकी से अध्ययन किया है। इन पर प्राचीन सील रून बने हुए हैं जिन्हें मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए भी इनके रहस्य को सुलझाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे बीच एक विशेष संबंध है। क्या पता भविष्य में तुम्हें इन्हें हटाने का कोई रास्ता मिल जाए। इस विषय में ज्यादा चिंतित मत हो। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है। फिर उसने सिस्टम खोला और उन चीजों को देखा जो रघुराज को मारने पर मिली थी। इम्मोर्टल रूट तो पूर्वज रुद्रदेव ने पहले ही ग्रहण कर ली थी। अब केवल इम्मोर्टल फिस्ट और 10,000 वर्ष पुराने दिव्य वृक्ष का हृदय बचा था। आर्यन ने मन में सोचा, आखिरकार दिव्य वृक्ष का हृदय मिल गया। रुद्रदेव उत्साह में बोले, अब कोई समस्या नहीं। दिव्य वृक्ष का हृदय मिलने के बाद निश्चित रूप से सब ठीक होगा। ये वही वस्तु थी जिसकी जरूरत ड्रैगन स्लेयर के दूसरे स्तर तक उन्नत के लिए थी। ड्रैगन स्लेयर ने पिछले वर्षों में कई शक्तिशाली ब्लडलाइंस को अवशोषित किया था। केवल दिव्य वृक्ष का हृदय ही इन ब्लडलाइंस की शक्ति को अधिकतम उजागर कर सकता था। आर्यन के भीतर पूर्वज रुद्रदेव की उपस्थिति पूरी तरह गायब हो गई। उनके साथ ही 10,000 वर्षीय दिव्य वृक्ष का हृदय और ड्रैगन स्लेयर भी उसकी स्पेस रिंग से गायब हो गए। इसके बाद आर्यन ने इम्मोर्टल फिस्ट पर नजर डाली और कहा, कल्टीवेट करो। स्किल, इम्मोर्टल फिस्ट, स्तर, मिथिक रैंक, खपत 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स। विवरण, ये तकनीक नष्टता की शक्ति धारण करती है, एक वार के साथ लकड़ी तत्व की ऊर्जा तीव्रता से पैदा करती है। जब यह वार किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से टकराता है तो उसका संपर्क स्थल लकड़ी में परिवर्तित हो जाता है। जब ये तकनीक अपनी पूर्णता के शिखर पर पहुंच जाएगी तो एक हमले से प्रतिद्वंद्वी को लकड़ी में बदलने की क्षमता प्राप्त होगी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ये तो नागेंद्र कुल की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। हा हा हा। तुरंत अर्कराज कुल के शिष्य भी चौकन्ने हो गए। उनके चेहरे पर विस्मय का भाव था। महाप्रमुख के चेहरे पर गर्व की झलक थी। उन्होंने आर्यन की ओर देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। क्या ये लड़का वास्तव में मानव है? न केवल उसका हकीम कौशल अद्वितीय है, बल्कि वो एक प्रतिभाशाली योद्धा भी है। वो वास्तव में एक अद्भुत लड़का है। सौभाग्य है कि उन्होंने आर्यन पर कोई आघात नहीं किया, वरना अर्कराज कुल का भविष्य अंधकार में डूब सकता था। यंग मास्टर कितने सुंदर हैं। वो सच में बहुत सुंदर है। वो एक असल देवता की तरह है। तिम्रा अपनी जगह पर उत्तेजना से भरी खड़ी थी। जिस समय आर्यन ने दानुज राक्षस को बुलाया था उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वेदिका भी बेहद उत्साहित थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उसकी उंगलियां लकड़ी में बदल रही थी। उसका शरीर कठोर हो रहा था। उसकी आंखें बुझ रही थी। अंत में वो आखिरकार बेहोश होकर गिर गई। मालकिन, मालकिन। तिम्रा घबरा कर रोने लगी और चिल्लाते हुए आर्यन से कहा, मालकिन बेहोश हो गई हैं। कुछ कीजिए यंग मास्टर आर्यन। आर्यन के होश उड़ गए।
वो इतना खुश था कि लगभग भूल ही गया था कि उसे महाप्रमुख से शतौषधि पिल की मांग करनी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा गई। महाप्रमुख ने तुरंत कहा, जल्दी करो, उसे औषधि कक्ष में ले जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अर्चिनेश्वर, जल्दी से शतौषधि पिल लेकर आओ। उनकी तरह कोई भी जल्दबाजी में नहीं था। वो अपनी पहले की गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें सुधारना चाहते थे। वो हर चीज़ को फिर से सुधारना चाहते थे। केवल ये बात कि वेदिका ने आत्मा सील पिल विकसित की थी हकीम कौशल में उसकी काबिलियत को दिखाने के लिए पर्याप्त थी। वो कुल के किसी भी बुजुर्ग हकीम की तुलना में अधिक क्षमता रखती थी। महाप्रमुख इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि वो वास्तव में उनके कुल के लिए एक दिव्य हकीम से कम नहीं थी। आर्यन ने वेदिका को अपनी गोद में उठाया और सबको हटाते हुए बोला, तुम सब दूर रहो वरना तुम्हारे स्वभाव पर असर पड़ेगा। वेदिका की इमोर्टल रूट एक प्रकार की विषैली रूट थी और 10 वर्ष पहले इसी के उग्र होने से अर्कराज कुल में वो बुरा हादसा हुआ था जिसने सबकी नज़रों में वेदिका को एक दिव्य हकीम से राक्षसी बना दिया था। इसके अलावा उसके शरीर से उठने वाली विचित्र सुगंध एक प्रकार का मादक प्रभाव पैदा करती थी जो किसी भी पुरुष को उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। आर्यन उसे अपनी गोद में उठाकर औषधि कक्ष की ओर भाग रहा था, लेकिन वो भी मुश्किल से खुद पर नियंत्रण कर पा रहा था। उसकी नज़रें एकटक वेदिका के शरीर पर टिकी थी। सच में उसका शरीर बेहद आकर्षक था। उसका शरीर पनखुली की तरह नरम था, जैसे उसमें कोई हड्डी ही ना हो। उसकी सफ़ेद त्वचा, कोमल पैर, उसके शरीर की पूरी काया विचलित करने वाली थी। कोई भी पुरुष उसकी आकर्षक काया से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसकी बलखाती उम्र एक रसीले फल की तरह थी जो कभी भी रस छोड़ सकता था। और सबसे जरूरी बात, आर्यन की उम्र एक नकेल से आज़ाद घोड़े की तरह थी जो कोई बंधन या कैद नहीं जानता। आर्यन भी विचलित होना शुरू हो गया। उसने लंबी लंबी सांसें ली। संयम रखो, संयम रखो। तिमरा बगल में चलती हुई बोली, मालकिन आप जरूर ठीक हो जाएंगी, बस संयम रखो, थोड़ी देर और संयम रखो। आर्यन ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया और कहा, मैं यहाँ खुद को दिलासा दे रहा हूँ, अपने छोटे भाई को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ये टांगों के बीच में कोई उधम ना मचा दे और ये पागल औरत पता नहीं क्या समझ रही है। पूर्वज रुद्रदेव की अनुपस्थिति के कारण आर्यन को खुद के ख्यालों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही थी। मैं कुछ और सोचने की कोशिश करता हूँ, उसने खुद को विचलित करने के लिए सोचा। आखिर मुझे अनंत स्वॉर्ड मार्ग पर महारत हासिल करने में कितना वक्त लग जाएगा? कब मैं उसे लेजेंडरी रैंक पर पहुंचा पाऊंगा? केवल इसी तरह वो अपने ख्यालों को कहीं और भटका कर वेदिका के आकर्षक शरीर से विचलित होने से बच सकता था। मुझे जल्द से जल्द दानुज राक्षस की सील जंजीरों को तोड़ना होगा। अगर उसकी सभी जंजीरें टूट जाती है तो मैं आसानी से वादान को मार सकता हूँ। फिर सप्तचर्क महाविद्यालय में कोई मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। आर्यन का ध्यान फिर से भटक रहा था। अब ये औषधि कक्ष और कितनी दूर है? महाप्रमुख की नज़रें आर्यन के बदलते हुए भावों पर थी। वो 10 साल पहले की घटना के बारे में सोचने लगे और जितना अधिक सोचते गए उन्हें अपने पोते की स्थिति समझ आने लगी। एक तो उनका पोता किसी भी लड़की से आकर्षित हो जाता था और जब वो वेदिका के करीब आया होगा तो उसने खुद से नियंत्रण खो दिया होगा। हालांकि वो आर्यन की आत्मनियंत्रण की क्षमता से भी बेहद प्रभावित थे। ये लड़का सचमुच अद्भुत है। फिर महाप्रमुख ने जवाब देते हुए कहा, बस सामने है, हम लगभग पहुंच चुके हैं। उन्होंने आगे एक आंगन की ओर इशारा किया। इस समय आर्यन का शरीर पूरा लाल हो गया था। उसने गुस्से में एक दहाड़ मारी और तेजी से औषधि कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। कितना खतरनाक था वो! मैं दूसरों को नायकों की महानता का ज्ञान देता हूँ, लेकिन इसने तो मुझे भी बर्बर ओलाफ की महानता का एहसास दिला दिया। उसका पूरा शरीर गर्म लोहे की भांति जल रहा था। वह पागलपन की गति से आंगन में घुसा, वेदिका को बिस्तर पर रखा और तुरंत बाहर निकल गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी टांगों के बीच में उस अजीब शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। महाप्रमुख, नदी कहाँ है? महाप्रमुख थोड़े चौंके और बोले, नदी तो नहीं, लेकिन पर्वत के पीछे एक गहरी झील है जहाँ। उनकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन वहां से गायब हो चुका था। कुछ देर बाद आर्यन झील में था। डुबकी लगाने के बाद उसका दिल ठंडा हो गया और उसकी आत्मा एक गहरी शांति की ओर बढ़ी। जब उसके शरीर से झील का ठंडा पानी टकराया तो उसके शरीर से गर्म लपटें धीरे धीरे उतरने लगीं। यह एहसास शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता था। हालांकि अगर वो जल्दी शांति नहीं पाता तो आर्यन को डर था कि उसका शरीर उस उग्र तांडव शक्ति के कारण फट जाता। और जब उसने 10 साल पहले की घटना के बारे में सोचा तो उसे लगा कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हुफ! आर्यन ने एक लंबी सांस ली और कहा, सच में मेरी मानसिक दृढ़ता कितनी बेहतरीन है। मुझे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा है। यही तो एक जानवर और इंसान के बीच में फर्क करता है। हालांकि मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उस स्थिति में तो मैं भी किसी दुष्ट जानवर से बदतर हूँ। आर्यन चिढ़ते हुए मुस्कुराया। एक तरफ वो जानवर था और दूसरी तरफ वो जानवर से भी बदतर था। कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी वेदिका का मेरे प्रति स्नेह नवासी दिल पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। आर्यन ने वेदिका के प्रति उसके स्नेह को देखा और खुशी से हंसा।
हालांकि जब उसे वेदिका की विशैली इमोर्टल रूट का ख्याल आया तो उसके माथे पर सिकन पड़ गई। कहीं मजे के चक्कर में मेरी जान ना चली जाए। नहीं, मेरा उससे दूर रहना ही सही है। मैं अभी जवान हूँ, मुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी। आधे घंटे बाद तिमरा तेजी से दौड़ते हुए झील के पास आए और जल्दबाजी में बोली, यंग मास्टर, मालकिन को होश आ गया है। आर्यन चौंक गया और उसने सोचा, शतौषधि पिल का असर सच में तेज है, वो इतनी जल्दी होश में आ गई। फिर वो झील से बाहर निकला। चूंकि वो ज्यादा कपड़े नहीं पहने था, उसके गीले शरीर पर हल्की सी छांव पड़ने से उसकी काया एकदम पारदर्शी हो गई। उसकी मांसपेशियां बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें अपार शक्ति थी। कुछ स्पष्ट घावों के साथ आर्यन की सुंदरता और साहसिकता और भी बढ़ गई थी, जिससे वो और भी मर्दाना और आकर्षक दिख रहा था। जैसे ही उसने तिमरा की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, आर्यन ने तुरंत अपनी बाहों को मोड़ लिया और चिल्लाया, छिछोरी लड़की, तुम क्या देख रही हो? तिमरा को जो नहीं देखना चाहिए था, उसने वो सब कुछ देख लिया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसके कान इतने लाल हो गए कि उनमें से पानी टपकने जैसा लगने लगा। वो वहां से जल्दी से भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया, वो सीधे एक पेड़ से जा टकराए। उसका माथा दुखने लगा, फिर भी वो रुकी नहीं और हड़बड़ाकर भागने लगी। वो कई बार गिरने से बाल बाल बची थी। अरे बाप रे, क्या मैं इतना डरावना हूँ? आर्यन ने खुद में बुदबुदाया। फिर उसने अपनी स्पेस रिंग से एक जोड़ी साफ सुथरे कपड़े निकाले और जल्दी से पहन लिए, इससे पहले कि कोई और देख ले। वहीं दूसरी ओर वेदिका अब होश में आ चुकी थी और उसके शरीर में नागेंद्र कुल द्वारा दिया गया लकड़ी जहर पूरी तरह खत्म हो चुका था। कमरे में अर्कराज कुल की लड़कियां ही थीं, क्योंकि जहां वेदिका की इमोर्टल रूट की शक्ति हो, वहां पुरुष टिक नहीं सकते थे। वो खुद को उस शक्ति के प्रभाव से रोक नहीं पाते। वेदिका ये सब समझ रही थी और उठने की कोशिश करने लगी। महाप्रमुख ने जल्दी से कहा, बच्चे, उठने की कोशिश मत करो। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। संसार की विडंबना है, सब मेरी गलती है। अगर मैंने सही समय पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें और अर्कराज कुल को ये सब नहीं सहना पड़ता। उन्होंने गहरे अपराध बोध में कहा। 10 साल पहले की दुखद घटना के कारण वो वेदिका से बेहद नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि अर्कराज कुल की बर्बादी का वही कारण थी। इसी वजह से वो उसके माता पिता की जान लेने से भी नहीं चूके। यदि उस वक्त उन्होंने दिमाग से काम लिया होता तो वह उस अपराध के बोझ को अब तक अपने सिर पर नहीं ढो रहे होते। वेदिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाप्रमुख, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरी इमोर्टल रूट नहीं होती तो अर्कराज कुल पर इतनी सारी आपदाएं नहीं आती। महाप्रमुख ने कहा, बच्चे, ये सब अतीत की बातें हैं, अब तुमने अर्कराज कुल को बचाया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये कहते हुए महाप्रमुख घुटनों के बल बैठ गए। वेदिका की आंखों में हलचल सी हुई। उसने तुरंत कहा, महाप्रमुख, आप ऐसा मत कीजिए। उसी वक्त आर्यन कक्ष में दाखिल हुआ। उसने महाप्रमुख को घुटनों के बल बैठा देखा तो वो चकित रह गया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस तरह देखना वाकई दुर्लभ था। आर्यन ने तुरंत कहा, महाप्रमुख, ये सब अतीत की बातें हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो यह वेदिका को अर्कराज कुल का हिस्सा नहीं मानने जैसा होगा। उसने यहाँ आते समय ही तय कर लिया था कि चाहे उसे पिल मिले या नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपने कुल में ही अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती थी। स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं था। ये कहानी अभी आर्यन द्वारा मनगढ़ंत बनाई गई थी। वेदिका ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। महाप्रमुख को आर्यन ने उठने में मदद की। महाप्रमुख ने कहा, तुम्हारे सहयोग के बिना हमारे अर्कराज कुल की स्थिति और खराब हो जाती। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यह मत भूलो कि मैंने आपके कुल को पहले काफी परेशान किया था। मुझे यकीन है कि पहले आप मुझसे नफरत करते थे, है ना? ये कहते हुए वो जोर से हंस पड़ा। महाप्रमुख भी हंस पड़े और अन्य बुजुर्ग भी हंसने लगे। हकीम कौशल में उनका कोई मुकाबला नहीं था और वो किसी से नहीं डरते थे। लेकिन जब पहली बार आर्यन ने उन्हें उन्हीं के कौशल में धूल चटाई तो वो आर्यन से दिल में बेहद नफरत करने लगे थे। मगर जब उन्हें पता चला कि आर्यन का हकीम कौशल पहले ही संप्रसार्य स्तर पर पहुंच चुका है तो उनके दिलों से बोझ हट गया। संप्रसार्य स्तर के किसी हकीम से मुकाबला करना भर ही उनकी शान में 4 चांद लगाने के लिए काफी था। इसके अलावा आर्यन ने नागेंद्र कुल से उनके कुल की रक्षा भी की थी। इस बीच आर्यन ने वेदिका की ओर देखा, लेकिन पास जाने से कतराने लगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वेदिका ने पूछा, क्या तुम जा रहे हो? मैं भला क्यों जाऊंगा? लगता है तुम अपना वह वादा भूल गई। आर्यन ने गंभीरता से कहा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे सप्तचर्क महाविद्यालय ले जाओगी। उस समय वेदिका ने आर्यन को गंभीरता से नहीं लिया था। अब जब उसे वह वादा याद आया तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी। जहां तुम जाना चाहो वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगी। ये कहते हुए उसके गाल लाल हो गए। आर्यन ने हंसते हुए कहा, बस यही चाहिए था। याद रखना, वादा मत तोड़ना।
आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। आर्यन थोड़ा निराश था क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसे और कोई मिशन भी मिलेगा, लेकिन अर्कराज को लाने की उसकी यह यात्रा उतनी भी बुरी नहीं गई। कम से कम उसे 10,000 साल पुराना दिव्य वृक्ष का हृदय तो मिल गया था। इसके अलावा उसका एक लेवल भी बढ़ गया था। आर्यन ने ध्यान दिया कि महाप्रमुख और अर्कराज कुल के बुजुर्ग चुपचाप औषधि कक्ष से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी गतिविधियों से स्पष्ट था कि वे किसी विवादास्पद विषय को टालने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ जरूरी बात भूल रहा है, लेकिन वो क्या बात है उसे याद नहीं आ रही थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, आखिर मैं क्या भूल रहा हूँ, क्या है वो? अचानक आर्यन को कुछ याद आया और वो जल्दी से महाप्रमुख के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने थोड़ा अजीब तरह से कहा, महाप्रमुख, प्रमुख बुजुर्गों, क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ देना भूल रहे हैं जो मेरा होना चाहिए? कुछ भूल रहे हैं, लेकिन क्या? महाप्रमुख ने कुछ याद ना आने का नाटक करते हुए कहा। फिर उन्होंने अन्य बुजुर्गों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? आर्यन ने गुस्से में कहा, महाप्रमुख आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आपके शर्त हारने के बाद अब नील ड्रैगन फनेस मेरा है। सभी बुजुर्गों के चेहरों पर कड़वे भाव आ गए। वो जानते थे कि आर्यन क्या चाहता था, लेकिन नील ड्रैगन फनेस उनके कुल की पवित्र धरोहर थी। इसके अलावा उसके बिना महाप्रमुख भी एक उच्च स्तरीय हीरोइक पिल नहीं बना सकते थे। ये नील ड्रैगन फनेस की शक्तियों का ही कमाल था कि अर्कराज कुल इतने लंबे समय से टिका था। महाप्रमुख ने थोड़ा झेपते हुए कहा, आर्यन, नील ड्रैगन फनेस हमारे पूर्वजों की विरासत है, ये हमारी परंपरा और शक्ति का प्रतीक भी है। अगर तुम इसे ले जाओगे तो ये हमारे कुल को ले जाने के बराबर होगा। अब वो पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने गुस्से में ये फैसला लिया और आर्यन से शर्त लगाई। अगर वो अपने गुस्से पर काबू रखते तो ऐसी नौबत ना आती। नील ड्रैगन फनेस उनके पूर्वजों की धरोहर थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास आई थी। अगर वह इसे खो देते हैं तो ऊपर जाने के बाद वो किस मुंह से अपने पूर्वजों का सामना करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम शर्त हारे हो तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ये पहले की बात होती तो शायद आर्यन उस नील ड्रैगन फनेस को छोड़ भी देता, लेकिन जब उसने फनेस की तलहटी में सुनहरी रोशनी चमकती देखी तो इसका मतलब था कि वो निश्चित रूप से किसी रहस्य का संकेत था। उसे पहले लगा था कि ये शायद एक होली वस्तु होने का इशारा है, लेकिन जब वेदविटा पिल बनी तो डार्क ड्रैगन जोर जोर से दहाड़ने लगा था। साथ ही नील ड्रैगन फनेस में उभरे प्राचीन चिन्हों से नील ड्रैगन भी पागलों की तरह दहाड़ मारने लगा। आर्यन को ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर नील ड्रैगन फनेस में छिपा क्या था। क्या यह उसके सिंह वंश से जुड़ा हुआ था? नील ड्रैगन फनेस अर्कराज कुल की एक पवित्र धरोहर थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें उनके पूर्वजों से मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्कराज कुल के सम्राट हकीम से सिंह वंश का कोई संबंध था? अब जल्दी करो, मुझे नील ड्रैगन फनेस चाहिए, नहीं तो मैं शिष्टाचार भूल जाऊंगा, आर्यन ने गुस्से में कहा। महाप्रमुख का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उन्होंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। सभी बुजुर्गों की आंखें सख्त हो गईं। नील ड्रैगन फनेस उनके पूर्वजों द्वारा दी गई धरोहर थी। महाप्रमुख ने कहा, ये मेरी गलती है, नील ड्रैगन फनेस को लाओ और आर्यन को सौंप दो। ये कहते समय उनका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई हजारों किलो का भार उनके कंधों पर हो। प्रमुख बुजुर्ग एक कदम आगे बढ़े। महाप्रमुख ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस पेट में थोड़ी तकलीफ है। फिर उन्होंने कड़वाहट में मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, थोड़ी देर में कोई नील ड्रैगन फनेस ले आएगा, लेकिन यंग मास्टर आर्यन, ये हमारे अर्कराज कुल की पवित्र धरोहर है। इसका इस्तेमाल सावधानी से करना, इसे फिर से नुकसान ना पहुंचाना और कोई भी उल जलूल पिल मत बनाना। यदि फनेस फट गया तो? आर्यन ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अगर फनेस फट भी गया तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये सुनकर महाप्रमुख जोर से खांसने लगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो जल्दी से चले जाओ, वरना जब मैं नील ड्रैगन फनेस को अपनी स्पेस रिंग में रखूंगा तो तुम्हारा पेट दर्द और बढ़ जाएगा। महाप्रमुख ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस भरी। उनका दिल भारी हो गया। हे पूर्वजों, मुझे माफ करना। इसके बाद उन्होंने सिर झुकाया और डगमगाते कदमों से वहां से बाहर चले गए। उनका दिल इतना दुख रहा था कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। 10 मिनट बाद हे 8 मजबूत योद्धा पसीने में भीगे हुए नील ड्रैगन फनेस को आर्यन के पास लेकर आए। भारी थकावट के कारण वो तेजी से सांस ले रहे थे। फनेस को जमीन पर रखने के बाद वो तुरंत वहां से चले गए। अब आंगन में केवल आर्यन बचा था। अब तो यह मेरा है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित किया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने नील ड्रैगन फनेस प्राप्त किया है। क्या तुम इसके गुणों की जांच करना चाहोगे? आर्यन ने गहरी सांस ली। आखिरकार यह मेरा हो गया, हा हा हा।
थोड़ी देर हंसने के बाद आर्यन ने कहा, गुणों की जांच करो। माइनस, वस्तु, नील ड्रैगन फनेस। स्तर, होली स्टेज। उपयोग, औषधि निर्माण। विवरण 1, ये फनेस नील ड्रैगन का है जो अर्कराज कुल को सौंपा गया था। विवरण 2, ये फनेस नील ड्रैगन का गुस्सा और उसकी शक्ति रखता है। ये औषधियों की गुणवत्ता को बढ़ाकर उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। विवरण 3, इस फनेस में एक छिपी हुई निष्क्रिय स्थिति है जिसे सक्रिय करने के लिए ड्रैगन ब्लड की जरूरत है। माइनस, क्या? विवरण पढ़कर आर्यन चौंक गया। जैसा मैंने सोचा था, ये फनेस ड्रैगन से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन्स ने इसे अर्कराज कुल को दिया और फिर अर्कराज कुल ने इसे अपनी पीढ़ियों में सौंपा। कोई आश्चर्य नहीं कि डार्क ड्रैगन और नील ड्रैगन दोनों मेरी खून की केवल एक बूंद से भड़क उठे। मेरा अंदाजा सही था, इसका सिंह वंश से कोई गहरा संबंध है। लेकिन आर्यन ने फनेस के विवरण को पढ़ते हुए माथे पर बल डालते हुए सोचा, पहले विवरण में कहा गया है कि नील ड्रैगन ने इसे अर्कराज कुल को सौंपा, तो फिर तीसरे विवरण में ये क्यों कहा गया कि इसकी निष्क्रिय स्थिति को सक्रिय करने के लिए ड्रैगन ब्लड की जरूरत है? इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन्स ही सिंह वंश के लोग थे और सिंह वंश के लोग ही ड्रैगन्स थे? आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन फिर वो खुद ही इस तथ्य को नकारते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन्स तो जानवर हैं और सिंह वंश के लोग इंसान। वो एक कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा सिंह वंश के पूर्वजों ने तो डार्क ड्रैगन गॉड को मार डाला था। वो एक ही कुल के कैसे हो सकते हैं? यह असंभव है। आर्यन ने इस ख्याल को दूर किया और फिर नील ड्रैगन फनेस की निष्क्रिय स्थिति के बारे में सोचने लगा। चलो देखते हैं कि यह निष्क्रिय स्थिति क्या है और इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। आर्यन ने गहरी सांस ली और शॉप सिस्टम को खोलकर हाल फिलहाल में मिली कुछ चीजों के बदले शॉप पॉइंट लिए और उन शॉप पॉइंट्स के बदले ड्रैगन ब्लड लिया। 80 लाख शॉप पॉइंट्स खर्च करके ड्रैगन ब्लड लेने से आर्यन का दिल दुख रहा था, लेकिन वह जानना चाहता था कि नील ड्रैगन फनेस में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। क्या यह उसके पिता से जुड़ा हो सकता है, या फिर यह उस त्रासदी का कारण हो सकता है जिसने सिंह वंश की 500 पीढ़ियों के पूर्वजों को गायब कर दिया था। पाताल लोक में उसने ध्रुवसेन से वादा किया था कि वह जरूर उस आपदा का कारण ढूंढेगा जिसने सिंह वंश को झकझोर कर रख दिया था। ड्रैगन ब्लड लेने के बाद आर्यन ने उसे नील ड्रैगन फनेस के ऊपर टपकाया। फनेस से एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके चारों ओर नील ड्रैगन की जो आकृतियां थीं, वह मानो जीवंत हो उठीं। ऐसा लग रहा था कि वह आकृतियां किसी भी पल फनेस से बाहर निकल आएंगी। भयंकर दैत्यों की तरह उन आकृतियों से ड्रैगन गर्जना गूंजने लगी। आर्यन की चेतना और कान उस गर्जना से झंझना गए। उसकी आत्मा और विचार जैसे उस शक्ति को झेलने में असमर्थ थे और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। कुछ पल बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो आर्यन धीरे धीरे साहस जुटाकर फिर से फनेस के पास गया। उसने ध्यान से फनेस के गुणों को जांचने की कोशिश की, पर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। ना तो कोई नई शक्ति सक्रिय हुई, ना कोई गुप्त क्षमता। धत तेरे की, आर्यन ने गुस्से में कहा, मेरे 80 लाख शॉप पॉइंट्स, मेरा तो दिल फट रहा है। ये तो मुझे बर्बाद करने की साजिश है। फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। सिस्टम तेरी तो, अब आखिर मैं इतने पॉइंट्स कहाँ से लाऊंगा? वो गुस्से और निराश में नीचे बैठ गया। उसे मरने की इच्छा हो रही थी। उसका दिल लगभग फटने की कगार पर था। वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। हालांकि आर्यन नील ड्रैगन फनेस के रहस्य को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। अब तो उसे और लगने लगा था कि ये फनेस अपने अंदर कुछ बड़ा राज छुपाए बैठा है। शायद ये ड्रैगन ब्लड शुद्ध नहीं था, या फिर मात्रा कम थी। फिर उसके विचार में आया, क्या ये सिंह वंश के ड्रैगन ब्लड एसेंस की बात कर रहा है? आर्यन ने महसूस किया कि सिंह परिवार के पूर्वज ड्रैगन ब्लड एसेंस से संपन्न थे। उसके दादाजी यहाँ तक कि एक ड्रैगन का रूप धारण कर सकते थे, लेकिन यह उसके लिए नहीं था। आर्यन के भीतर ड्रैगन ब्लड सक्रिय दर शून्य थी। इसका मतलब था कि उसके पास कोई ड्रैगन ब्लड एसेंस नहीं है। हालांकि इस समय वो वापस दक्षिणी तरंग महाद्वीप भी नहीं जा सकता था। अगर वो चला भी गया और आइस फायर के ड्रैगन ब्लड ने भी काम नहीं किया तो वो क्या करेगा? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, चलो देखता हूँ कि मेरा खून कुछ काम करता है या नहीं। एक बूंद से कौन सी मेरी जान चली जाएगी? ये सोचकर उसने अपनी उंगली से एक खून की बूंद फनेस पर टपका दी। आर्यन के भीतर ड्रैगन ब्लड सक्रिय दर शून्य थी। अगर देखा जाए तो यह एक तरह से सिर्फ खून और वक्त की बर्बादी थी, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। खून की वो बूंद फनेस में एक मोती की तरह घूमने लगी, लेकिन फनेस ने उसे अवशोषित नहीं किया। निराशा में आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे यह क्या है? कम से कम थोड़ा सम्मान तो दिखाओ। तो क्या हुआ, मेरे पास ड्रैगन ब्लड नहीं है? मैं भी तो सिंह वंश का खून हूँ, उसने गुस्से में बड़बड़ाया। तभी आर्यन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी चेतना डगमगा गई और वह एक विशाल अंधकार में स्थान पर पहुंच गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आर्यन का दिल लगभग उसके मुंह में आ गया।
लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह में आया उसका दिल लगभग बाहर उछल गया। एक विशालकाय ड्रैगन जो आसमान और धरती को ढक रहा था उसके सामने प्रकट हुआ। यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं था, ये नील ड्रैगन का पूर्वज था। आर्यन के दिल के साथ आंखें भी तब बाहर निकल आई जब उसने नील ड्रैगन्स के पूर्वज को उसके सामने सिर झुकाते हुए कहते सुना, मास्टर। आर्यन लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। मास्टर, ये शब्द तो बहुत ही भयानक था। आर्यन का छोटा सा दिल इस बात को सह नहीं पा रहा था कि उसे एक ड्रैगन, वो भी नील ड्रैगन पूर्वज, जो अगर एक चीख मार दे तो वो कम से कम सैकड़ों बार मरेगा, मास्टर कह रहा था। लेकिन आर्यन ने खुद को किसी तरह संभाल लिया और कांपते हुए हल्की सी गंभीरता के साथ कहा, तुमने मुझे क्या बुलाया? उसे साफ सुनाई दिया था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नील ड्रैगन पूर्वज उसके साथ मजाक कर रहा हो। बिना कारण के किसी भी बात का जवाब देना ठीक नहीं था। नील ड्रैगन पूर्वज ने कहा, मास्टर, मैं आपको ही पुकार रहा हूँ। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आखिरकार आप आए। हा हा हा। लगता है ड्रैगन्स के अस्तित्व की आशा जाग गई है। इस बार आर्यन सचमुच गिरने ही वाला था। नील ड्रैगन पूर्वज के शब्दों से साफ हो गया कि वह उसे ही पुकार रहा था। मैं नील ड्रैगन पूर्वज का मास्टर? ना, ये शायद कोई गलतफहमी है। लगता है कम सोने के कारण मुझे भ्रम हो रहे हैं। आर्यन ने मन ही मन कहा। आमतौर पर वो बहुत घमंडी और निडर रहता था, लेकिन इस वक्त नील ड्रैगन पूर्वज के सामने जो उसे केवल एक चीख से मार सकता था, कोई घमंड करना खुद की मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो एक ड्रैगन है और मैं एक इंसान। भले ही ये कोई गलतफहमी हो, लेकिन वो मुझे मास्टर क्यों कहेगा? आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आर्यन ने सीधे उससे पूछा, आप नील ड्रैगन के पूर्वज हैं? नील ड्रैगन पूर्वज ने जवाब दिया, मास्टर, क्या आप मुझे भूल गए? मैं छोटा नीलकंठ हूँ, क्या आप मुझे याद नहीं कर पा रहे? हे भगवान! आर्यन का दिल लगभग फटने की कगार पर था। नील ड्रैगन पूर्वज, जिसे सारा जगत पूछता था, स्वयं को छोटा नीलकंठ कहकर संबोधित कर रहा था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। अचानक नील ड्रैगन पूर्वज ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। ये देखते ही तो आर्यन का दिल कस गया। कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि मैं कोई और हूँ, इसका मास्टर नहीं? अगर ऐसा हुआ तो ये मुझे मार डालेगा। कुछ देर तक आर्यन को घूरने के बाद नील ड्रैगन पूर्वज ने कहा, मास्टर, मुझे पता है आप अभी अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाए हैं। ठीक है, शायद ये भी एक नियति है। ये ड्रैगन वंश के लिए या तो एक और विपदा बन सकती है या फिर उत्थान का कारण। जब तक शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक समय नहीं आया है। हाँ, सही कहा। हम ड्रैगन्स भाग्य में नहीं, अपने पर विश्वास करते हैं। जब मुझे नील ड्रैगन फनेस में बदला गया और अर्कराज कुल के सम्राट हकीम को सौंपा तो आपने मुझसे यही कहा था। हालांकि प्रतीक्षा लंबी थी, लेकिन अंततः आप आ गए। नील ड्रैगन पूर्वज खुद में बड़बड़ाया जा रहा था, जिससे आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो अजीब महसूस करने लगा तो उसने अंत में उससे पूछ ही लिया, नीलकंठ, ये सब क्या है? क्या तुम मुझे अच्छे से समझाओगे? आर्यन ने नीलकंठ शब्द को बामुश्किल थूक निगलते हुए कहा। नील ड्रैगन पूर्वज ने उसकी बात सुनते ही गंभीर होकर कहा, चूंकि आपकी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले तो आपको फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र को खोजना होगा और अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। तभी मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगा, ड्रैगन वंश से लेकर आपके परिवार तक। आर्यन ने झिझकते हुए पूछा, परिवार? क्या तुम सिंह वंश की बात कर रहे हो? सिंह वंश के बारे में आर्यन बहुत कुछ जानना चाहता था। वो काफी लंबे समय से जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक सिंह वंश के 500 पीढ़ियों के पूर्वज गायब हो गए। नीलकंठ ने आर्यन की ओर देखा और कहा, लगता है आपको कुछ भी नहीं पता। आर्यन ने कहा, हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे कुछ बताओ। नीलकंठ थोड़ी देर के लिए मौन में डूब गया। फिर उसने कहा, आपको खुद सब कुछ समझना होगा और आप तभी सब कुछ समझेंगे जब आप फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र को खोजेंगे और अपनी खोई हुई शक्तियों को जागृत करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, ड्रैगन वंश ही सिंह वंश हैं और सिंह वंश ही ड्रैगन वंश हैं। हम ड्रैगन्स के मास्टर हैं और सिंह वंश के प्रमुख, और हम सभी आपको कहते हैं सिंह मास्टर। इतनी सारी जानकारी एक साथ सुनकर आर्यन का सिर घूमने लगा। ड्रैगन वंश ही सिंह वंश है और सिंह वंश ही ड्रैगन वंश। आखिर यह सब क्या है? मैं कौन हूँ? क्या मैं एक इंसान हूँ या फिर कोई ड्रैगन? सिंह मास्टर, ये कौन है? जैसे ही आर्यन ने इन सवालों का जवाब जानना चाहा, तभी नीलकंठ का ध्यान कहीं और चला गया और उसी समय एक तेज चमकीली रोशनी ने आर्यन की चेतना को वापस खींच लिया। आर्यन नील ड्रैगन फने से बाहर आ गया, लेकिन उसे किसी भी हालत में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और उसने घबराते हुए पूछा, नीलकंठ, ये सब क्या हो रहा है? ड्रैगन वंश और सिंह वंश के बीच ये क्या संबंध है? कुछ तो बताओ। नीलकंठ ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आर्यन चिढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं? तुम तो किसी काम के नहीं हो।
अपनी खींच में उसने नील ड्रैगन फनेस पर जोर से ठोकर मारी। आर्यन ने दर्द से अपना पैर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लगभग टूटने वाली थीं। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, ये क्या बकवास है? अगर तुम्हें कुछ बताना ही नहीं था तो ये पहेली क्यों दी? आर्यन की बेचैनी बढ़ रही थी। वो जानता था कि वो पूरी तरह से एक इंसान है, फिर वो एक ड्रैगन कैसे हो सकता है? एक इंसान एक ड्रैगन कैसे हो सकता है? अगर सिंह वंश के लोग ही ड्रैगन्स हैं तो उन्हें अपने शरीर में ड्रैगन ब्लड को सक्रिय करने के लिए और एक ड्रैगन में परिवर्तित होने के लिए ड्रैगन ब्लड की क्यों जरूरत पड़ती है? ये सब तर्कहीन बातें थी। ड्रैगन्स और सिंह वंश से जुड़े बहुत से रहस्य थे जो दबे हुए थे और आर्यन इन्हें जितना जानने की कोशिश कर रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। उसके सवालों का कोई अंत नहीं था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मुझे सबसे पहले फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र को खोजना होगा। सारे रहस्य वहीं सुलझेंगे। फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र को ढूंढना एक उच्च स्तरीय मिशन था जिसकी समय सीमा 10 साल थी। इसमें से 3 साल पहले ही बीत चुके थे। उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुम्हें नील ड्रैगन फनेस मिला है। आर्यन चौंक गया। ये सूचना तो पहले भी आई थी, ये फिर से क्या है? ये सोचते हुए उसने सिस्टम को खोला और देखा कि वहाँ एक छोटा सा नील ड्रैगन फनेस था। ये ठीक वैसा ही था पर 1000 गुना छोटा। छोटे नील ड्रैगन फनेस से एक आवाज आई, मास्टर, जब आप फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र को ढूंढ लोगे तो मैं बाहर आऊंगा। इसके बाद कोई आवाज नहीं आई। आर्यन चिल्लाया, बाहर आओ नीलकंठ, बाहर आओ, वादा करता हूँ मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। आर्यन पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तिमरा जो आंगन में आ रही थी ने जब आर्यन को खुद से बातें करते, चिल्लाते और नील ड्रैगन फनेस को लात मारते हुए देखा तो वो सोचने लगी, कहीं यंग मास्टर को कोई दौरा तो नहीं पड़ गया है? क्या यंग मास्टर आर्यन पागल हो गए हैं जो एक फनेस से बात कर रहे हैं? अगले दिन तक आर्यन ने कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नीलकंठ ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने निराश होकर खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे पहले फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र खोजना ही पड़ेगा। वेदिका के आंगन में, मालकिन, आर्यन कल से अजीब लग रहा है। तिमरा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतियोगिता में पिल बनाने से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई हो और वो पागल हो गया है? मैंने सुना है कि औषधि बनाने में बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति लगती है। अगर आप अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाए तो आप पागल भी हो सकते हैं। वेदिका भी जानती थी कि आर्यन नील ड्रैगन फनेस से बातें कर रहा था, साथ ही वो कुछ चिड़चिड़ा सा भी हो गया है। वेदिका ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। संप्रसार्य स्तर के औषधि कौशल के कारण आर्यन की मानसिक स्थिति खराब नहीं हो सकती थी। फिर भी वेदिका को भी नहीं पता था कि आर्यन ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद तिमरा ने सुबह महाप्रमुख और अन्य बुजुर्गों द्वारा उसे दी गई जिम्मेदारी को याद किया और जल्दी से कहा, मालकिन, महाप्रमुख और अर्चिनेश्वर चाचा ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप आर्यन से कहें कि वो नील ड्रैगन फनेस को और राजकुल को वापस कर दे। आखिरकार यह उनके पूर्वजों से उन्हें मिली विरासत है। मेरे ख्याल से तो, तिमरा ने कहा, जो बाजी हार गया उसे हार मान लेनी चाहिए। आर्यन ने जीतकर इसे प्राप्त किया। अगर उन्हें इतना ही अफसोस है तो अगली बार जीतकर दिखाएं। लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन नील ड्रैगन फनेस से लगातार झगड़ रहा है और उसे तोड़ने की धमकी दे रहा है तो वह बोली, सच कहूं तो पुरखों की चीज हारना भी आसान नहीं होता। वेदिका ने आर्यन को आंगन में देखा और कहा, तिमरा, उन्हें कह दो कि यह मुझसे नहीं होगा। वो अर्कराजकुल की मदद करना चाहती थी लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि नील ड्रैगन फनेस आर्यन ने जीता था। उसी समय आर्यन ने पानी की सुराही उठाई और गट-गट पीने लगा। कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है, यह मुझे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। मुझे नाराज करने वाले कभी बचे नहीं हैं, कोई जल्दी से मुझे एक कुल्हाड़ी ला कर दो। ये सुनकर बाहर खड़े महाप्रमुख और बुजुर्गों की सांसें अटक गईं। उन्होंने मंच पर देखा था कि आर्यन के पिल बनाने के बाद कैसे ड्रैगन्स की दहाड़ ने कोहराम मचाया था। यह उनके लिए एक अजीब बात थी लेकिन वो ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों आर्यन ऐसा बर्ताव कर रहा था। हालांकि आर्यन की नील ड्रैगन फनेस को तोड़ने वाली बात सुनकर तो उन सभी के दिल मुंह में आ गए। फिर महाप्रमुख ने आव देखा ना ताव तेजी से दौड़कर अंदर आए और लगभग आर्यन के सामने घुटनों के बल गिर गए। नहीं, यंग मास्टर आर्यन, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो इसे हमें लौटा दीजिए, लेकिन इसे नष्ट मत कीजिए। हाँ यंग मास्टर आर्यन, आप जो चाहें हमसे ले लीजिए, भले ही हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़े, लेकिन नील ड्रैगन फनेस को नष्ट ना करें। ये हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। एक एक करके अन्य बुजुर्गों ने भी गुहार लगाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन चिल्लाया, मैं इसे तोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? अब ये नहीं बचेगा। जल्दी कुल्हाड़ी लाओ। 2 बुजुर्ग डर के मारे बेहोश हो गए। महाप्रमुख घबरा कर बोले, नहीं यंग मास्टर आर्यन, इस नील ड्रैगन फनेस को नष्ट मत कीजिए। अगर ये नष्ट हो गया तो मरने के बाद हम अपने पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? वो पूरी रात सोए भी नहीं थे, ना उन्होंने कुछ खाया था। वो कल से वेदिका के आंगन के बाहर खड़े थे।
आर्यन की पागल हरकतों के कारण उनकी चिंता बढ़ गई थी। शोर सुनकर वेदिका भी बाहर आए और बोली, आर्यन, क्या तुम नील ड्रैगन फनेस को अर्कराज कुल को वापस कर सकते हो? तिम्रा भी पीछे पीछे आए और बोली, यंग मास्टर आर्यन, कृपया इसे वापस दे दीजिए। वो ऐसा कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वो दोनों चिंतित थी कि नील ड्रैगन फनेस के कारण आर्यन कहीं पागल ना हो जाए। आर्यन ने वेदिका की ओर देखा और एक गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से कहा, तुम्हारी खातिर मैं अर्कराज कुल को यह फनेस लौटाने के बारे में सोच सकता हूँ। महाप्रमुख ने राहत की सांस ली, जैसे उन्हें कोई अमृत मिल गया हो। धन्यवाद आर्यन जी, धन्यवाद वेदिका जी। महाप्रमुख को यकीन था कि अगर वेदिका ने ये बात ना कही होती तो आर्यन कभी भी नील ड्रैगन फनेस वापस नहीं करता। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो। उसने थोड़ा रुककर कहा, मैं ये फनेस लौटाने को तैयार हूँ, लेकिन आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ 100 आत्मविस्फोट पिल और एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों से भरी हुई स्पेस रिंग। अगर तुम ये दोनों चीजें पूरी कर सकते हो तो मैं तुम्हें ये फनेस वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर जो दो बुजुर्ग डर के मारे बेहोश हो गए थे, तुरंत जाग गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, हाँ, कोई समस्या नहीं, हम इसे कर सकते हैं। उनके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। महाप्रमुख भी उत्साह में आ गए। उन्होंने जल्दी से कहा, यंग मास्टर आर्यन की इच्छा पूरी करो, जल्दी गोदाम में जाओ और 100 आत्मविस्फोट पिल और जड़ी बूटियों से भरी स्पेस रिंग लेकर आओ। फौरन करो, समझे? वो डर रहे थे कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी देरी की तो आर्यन कहीं अपनी बात से पलट ना जाएं। उनके इस उत्साह को देखते हुए आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर मुझे पहले पता होता कि ये लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे तो मैं 1000 आत्मविस्फोट पिल मांगता। वास्तव में उसे आत्मविस्फोट पिल की बहुत जरूरत थी। उनकी मदद से वह तुरंत अपनी अमर ऊर्जा भर सकता था। वो चाहता तो उनसे आत्मविस्फोट पिल का नुस्खा भी मांग सकता था, लेकिन यह अर्कराज कुल का एक गुप्त नुस्खा था जिसे वो शायद ही उसे देते। तो आर्यन ने सोचा कि क्यों ना बनी बनाई पिल ली जाए, इससे वो अपना काफी समय और मेहनत भी बचा सकता था। इसके अलावा भविष्य में वेदिका ही अर्कराज कुल की कुलपति होगी, तो उसे जब भी जरूरत होगी वो उससे आत्मविस्फोट पिल मंगवा सकता था। कुछ ही मिनटों में 100 आत्मविस्फोट पिल और जड़ी बूटियों से भरी एक स्पेस रिंग आर्यन के सामने रख दी गई। महाप्रमुख खुशी से बोले, अब हमारा नील ड्रैगन फनेस वापस आ जाएगा। हमारे पूर्वजों का पवित्र अवशेष लौट आया। अन्य बुजुर्ग भी बच्चों की तरह खुश दिख रहे थे। दरअसल आर्यन ने कल ही सोच लिया था कि वो नील ड्रैगन फनेस अर्कराज कुल को वापस कर देगा, क्योंकि अब उसके पास उसका छोटा स्वरूप था जो एक तरह से नीलकंठ का अस्तित्व था। इसके अलावा वो पूरे अर्कराज कुल को वेदिका के प्रति और आभारी बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में उनमें से कोई भी उसके लिए परेशानी खड़ी ना करें। महाप्रमुख ने जब देखा कि नील ड्रैगन फनेस आंगन से बाहर चला गया तो उन्होंने आखिरकार राहत की एक सांस ली और वेदिका से कहा, शुक्रिया वेदिका बेटी, ये तुम्हारी बदौलत है कि हमें हमारी विरासत वापस मिल गई। आर्यन ने पिल्स को गिनते हुए कहा, हाँ, अगर सच में वेदिका नहीं कहती तो मैं तुम्हें कभी इसे वापस नहीं देता। वेदिका अच्छे से समझ रही थी कि आर्यन ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब उसकी भलाई के लिए था और वो सच में आर्यन की दिल से शुक्रगुजार थी। वेदिका ने मुस्कुराते हुए महाप्रमुख से कहा, महाप्रमुख जी, यह मेरा कर्तव्य था। इसके बाद वेदिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाप्रमुख और अन्य बुजुर्ग, आप सब यहाँ हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुलपति पद के लिए मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। हमारे अर्कराज कुल में कई मुझसे अधिक योग्य लोग हैं। कृपया यह आदेश वापस ले लीजिए। महाप्रमुख ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या किसी ने तुम्हें ऐसा कहा है? वेदिका ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उसने धीरे से आर्यन की ओर देखा और अपने होंठ चबाते हुए कहा, महाप्रमुख जी, हमारे अर्कराज कुल को केवल औषधि कौशल में नहीं बल्कि युद्ध कौशल में भी मजबूती चाहिए। अगर हमें अपने कुल को आगे बढ़ाना है तो हमें एक सशक्त सहयोगी की जरूरत है। मैं आर्यन के साथ सप्तचक्र महाविद्यालय जाना चाहती हूँ। ये एक ऐसा संसार था जो शास्त्र और शक्ति का था। यदि कोई स्वयं की रक्षा करना चाहता था तो उसे या तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना पड़ता या फिर किसी शक्तिशाली वृक्ष की छाया में रहना पड़ता। वेदिका ने पहले भी यह समझ लिया था, लेकिन नागेंद्र कुल के साथ हुई लड़ाई के बाद ये बात और भी स्पष्ट हो गई कि अगर अर्कराज कुल को जीवित और सुरक्षित रखना है तो उन्हें किसी ऐसी शक्ति का सहारा लेना होगा जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सप्तचक्र महाविद्यालय सभी महाद्वीपों का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित स्थान था। ये केवल एक महाविद्यालय नहीं बल्कि संपूर्ण तरंग महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली संस्था थी। अगर वह सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश पा सके और वहां अपने संबंध स्थापित कर सके तो स्वाभाविक रूप से अर्कराज कुल की ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा अर्कराज कुल में सैकड़ों वर्षों से कोई भी संप्रसार या स्तर तक नहीं पहुंच सका था। यदि वेदिका को अपने कौशल में सुधार करना था तो उसे उच्च स्तर के गुरु की आवश्यकता थी और उसके इस लक्ष्य के लिए सप्तचक्र महाविद्यालय सबसे उत्तम स्थान था। 3 दिन बाद अर्कराज घाटी के द्वार पर, आदरणीय बुजुर्गों, अब आप सब लौट सकते हैं।
आप निश्चिंत रहें, मैं सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश अवश्य प्राप्त करूंगी। वेदिका के स्वर में दृढ़ निश्चय था। उसने ठान लिया था कि वह अर्कराज कुल को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अर्चिनेश्वर ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, बेटी, तुम्हें सावधान रहना होगा। बाहरी दुनिया बहुत जटिल और क्रूर है और सप्तचक्र महाविद्यालय भी। अपने हर कदम को सोच समझकर रखना। महाप्रमुख ने भी समझाते हुए कहा, हर विषय पर सोच समझकर निर्णय लेना। औषधि कौशल में भी सावधानी रखना और यदि कोई परेशानी हो तो यंग मास्टर आर्यन से जरूर बात करना। वेदिका ने झुककर कहा, आपका धन्यवाद अर्चिनेश्वर चाचा, महाप्रमुख जी और सभी बुजुर्गों। मैं आप सभी की शिक्षाओं को हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद उसने एक गहरी नम्रता के साथ प्रणाम किया और तेज कदमों से वहां से चल पड़ी। उसे डर था कि वो कहीं रो ना पड़े। आर्यन भी उसके पीछे चलने लगा, लेकिन उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि उसने उनसे थोड़ी बहुत और आत्मविस्फोट पिल क्यों नहीं मांगी। इसके अलावा एक और बात उसे परेशान कर रही थी। वो महाप्रमुख से नील ड्रैगन पूर्वज और सिंह वंश के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये सिंह वंश का गुप्त रहस्य था। अगर ज्यादा लोग इसके बारे में जानते तो यह न केवल उसके लिए बल्कि सिंह वंश और ड्रैगन्स के लिए भी खतरनाक हो सकता था। पहले मैं सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करूंगा और व्यासदेव को बचाऊंगा। उसके बाद देखूंगा कि क्या फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया। ये तो सब जानते हैं कि संपूर्ण तरंग महाद्वीप 4 बड़े महाद्वीपों में विभाजित है, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी। इनके अलावा अमृतद्वीप के बारे में भी हर कोई जानता है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। हालांकि इन सब के अलावा भी बहुत से छोटे मोटे द्वीप और महाद्वीप हैं जो हमेशा गुप्त रहते हैं। कुछ तो ऐसी भी जगह है जिनके बारे में लोगों ने केवल कहानियां ही सुनी हैं, और फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र उन्हीं कहानियों का एक हिस्सा है। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ स्थित है। नागेंद्र कुल, नागेंद्र महल में। यंग मास्टर अरविंद, यंग मास्टर अरविंद। कुलपति अब नहीं रहे, कुलपति मारे जा चुके हैं। कई योद्धा दौड़ते और चिल्लाते हुए नागेंद्र महल में पहुंचे। रघुराज की मृत्यु की खबर 5 दिन में नागेंद्र कुल तक पहुंच गई। इस खबर ने पूरे कुल को झकझोर कर रख दिया। यह उनके लिए जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसा था। पूरा नागेंद्र कुल अराजकता में डूब गया। रघुराज के साथ ही नागेंद्र कुल के सभी एलीट योद्धा भी मारे गए थे। वर्षों से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नागेंद्र कुल ने अनेकों शक्तिशाली लोगों को दुश्मन बना लिया था। अब जब रघुराज नहीं रहा तो ये दुश्मन निश्चित रूप से उनसे बदला लेने आएंगे। अचानक नागेंद्र महल की छत को चकनाचूर करते हुए एक छाया नीचे उतरी। ये एक युवा लड़का था जिसकी आयु 20 वर्ष से भी कम थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल था। उसके शरीर से एक खतरनाक रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ पर एक फूल था। ये दिव्य वृक्ष का फूल था जो नागेंद्र कुल की महानतम शक्तियों का प्रतीक था। ये युवा लड़का कोई और नहीं बल्कि रघुराज का प्रिय पुत्र अरविंद था। दिव्य वृक्ष की शक्ति को जागृत करने के बाद ही उसे सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश मिला था। अरविंद ने पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? कौन है वो? एक योद्धा ने डरते हुए जवाब दिया, अर्कराज कुल में वेदिका के साथ एक लड़का था जिसका नाम आर्यन है, ने कुलपति की हत्या की। अरविंद ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए पूछा, वो अब कहाँ है? वो वेदिका के साथ सप्तचक्र महाविद्यालय की ओर जा रहा है। मेरे अनुमान से वो वहाँ प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं। अरविंद की आंखें काली हो गई। वेदिका, तुमने ये सही नहीं किया। मैं तुम्हारा सप्तचक्र महाविद्यालय में इंतजार करूंगा और मैं तुम्हें 10,000 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बस इंतजार करो। इस बीच अमर में बुर्जुग सर्गेश्वर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके सामने एक दूत झुका हुआ खड़ा था। क्या पता चला? बुर्जुग सर्गेश्वर ने दूत से पूछा। दूत ने झुकते हुए कहा, बुजुर्ग, वो राक्षस अर्कराज कुल में देखा गया। उसके प्रकट होने का समय और उसके गायब होने का स्थान अज्ञात हैं। ये भी तय नहीं है कि ये वही प्राचीन दानुज राक्षस है जिसे लाखों साल पहले सील किया गया था। हॉल में उपस्थित एक एल्डर चिल्लाया, अगर कुछ भी साफ नहीं है तो फिर तुमने पता क्या लगाया? बुर्जुग सर्गेश्वर की भौहें भी तंग गईं। कुछ दिन पहले उन्हें अचानक एक प्रबल राक्षसी शक्ति का अनुभव हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह राक्षस अमृतद्वीप पर हमला करने वाला है, लेकिन वो शक्ति पल भर में गायब हो गई और फिर वापस नहीं आई। ये बात उन्हें बेहद विचित्र लगी। दूत ने कहा, अर्कराज कुल के लोगों ने भी कुछ नहीं देखा। मैंने उनसे पूछताछ की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे शक है कि वो किसी बात को छुपा रहे हैं। एक अन्य एल्डर ने आक्रोश में कहा, ये शक कैसा? ये साफ है कि अर्कराज कुल के लोग किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कचरे नहीं जानते। अगर राक्षस ने अचानक अमृतद्वीप पर हमला कर दिया तो कोई भी नहीं बचेगा। अभी तो हमें पहला डीमन स्लेयर भी नहीं मिला है। यह उस कुत्ते व्यासदेव की गलती है। उसी की वजह से दक्षिणी तरंग महाद्वीप में पहला डीमन स्लेयर मारा गया। अगर पहला डीमन स्लेयर जीवित होता तो कम से कम एक उम्मीद तो होती।
सही कहा, इसके लिए व्यासदेव को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हजारों साल तक लोग याद रखें, उसके सब चक्रों को नष्ट करके उसे अपाहिज कर देना चाहिए। सभी 19 एल्डर बहुत गुस्से में थे। अमृतद्वीप में किसी राक्षस का प्रकट होना बहुत बड़ा मामला था। अभी तक उन्हें एक भी डीमन स्लेयर नहीं मिला था, फिर वह कैसे राक्षसों से मुकाबला करेंगे। एक और एल्डर बोला, उन अर्कराज कुल के लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। उन चींटियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अमर महल के मामले में रुकावट पैदा करें, इसके लिए तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। दूत ने धीरे से कहा, अर्कराज कुल की पहचान थोड़ी खास है, वो सम्राट हकीम के वंशज है। इस वाक्य को सुनते ही हॉल में सभी एल्डर्स के चेहरों पर हलचल दिखी। सम्राट हकीम के वंशज, उनके दिल में डर समा गया। हालांकि उन्होंने अर्कराज कुल को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन वे उनके शक्ति स्रोत यानी ड्रैगन्स के बारे में जानते थे। सैकड़ों साल पहले सम्राट हकीम ने अर्कराज कुल को खड़ा किया था, लेकिन ड्रैगन्स के सहयोग से वो शीघ्र ही सबसे ताकतवर औषधि निर्माता बन गए। जब ड्रैगन्स पर विपत्ति आई तो अर्कराज कुल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने असंख्य औषधियां बनाई, लेकिन ये भी उस विपत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस संघर्ष के बाद सम्राट हकीम और ड्रैगन्स पूरी तरह गायब हो गए थे। जो कुछ बचा वो केवल अर्कराज कुल था। लेकिन सैकड़ों सालों से जब अर्कराज कुल में कोई प्रतिभाशाली हकीम पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। कहीं ड्रैगन्स भी तो नहीं आ गए? एक एल्डर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पहले राक्षसों का प्रकट होना, फिर सिंह वंश के एक योद्धा द्वारा डीमन स्लेयर का मारा जाना, मुझे तो भविष्यवाणी सच होती हुई नजर। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया, क्योंकि सब एल्डर उसे बुरी तरह से घूरने लगे थे, मानो उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था। उस एल्डर ने जल्दी से अपने शब्दों को बदल लिया और अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ड्रैगन्स तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, तो भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती हैं? सभी ने एक राहत की सांस ली। वो जानते थे कि ड्रैगन कितने खतरनाक थे, कभी उनका पूरी दुनिया पर राज हुआ करता था। बुर्जुग सर्गेश्वर ने गहरी आवाज में कहा, कल्पनाएं और सच्चाई के बीच अंतर का आकलन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें इस समय इन धारणाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ड्रैगन्स, जो कभी पूर्ण दुनिया के शासक थे, अब केवल एक कथा का हिस्सा थे। उनका अस्तित्व बाहरी संसार से था। जब बाहरी योद्धाओं ने हमला किया तब ड्रैगन्स ने अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी थी, लेकिन वो भी उस विपत्ति को रोकने में असफल रहे। उस महायुद्ध के बाद ड्रैगन्स का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन कुछ कहानियां कहती हैं कि ड्रैगन्स ने अपने कुछ अनुयायियों को बचा लिया था जो उनकी तरह ड्रैगन्स बन सकते थे। यही अनुयायी आज सिंह वंश के नाम से जाने जाते थे। हालांकि ये केवल कहानियां थी, सच्चाई कोई नहीं जानता था। बुर्जुग सर्गेश्वर ने आगे कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का क्या हाल है? क्या तुम्हें कोई ऐसा छात्र मिला जो डीमन स्लेयर बनने की क्षमता रखता हो? एक एल्डर ने कहा, इस साल सप्तचक्र महाविद्यालय ने कई प्रतिभाशाली छात्रों को चुना है। इनमें कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं भी हैं। इस बार प्रवेश परीक्षा देने आए छात्रों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक है। हमें विश्वास है कि इनमें से कोई ना कोई डीमन स्लेयर जरूर होगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि डीमन स्लेयर की पहचान कैसे की जाए। ये बहुत कठिन है। एक दूसरा एल्डर बोला, बुजुर्ग, हम सभी ने भी बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों को चुना है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनकी पहचान कैसे करें कि वो एक डीमन स्लेयर है। डीमन स्लेयर कौन था, उसके लक्षण क्या थे, यह कोई नहीं जानता था। बुर्जुग सर्गेश्वर भी नहीं। बुर्जुग सर्गेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे भी ये पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि डीमन स्लेयर में राक्षसों को नष्ट करने की अद्वितीय शक्ति होगी। जो भी हो, हमें इस बार के नए छात्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, और हाँ, जिन छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा देखकर चुना गया है उन पर थोड़ा खास ध्यान देना होगा। सभी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वो सभी अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। डीमन स्लेयर निश्चित रूप से उन्हीं में से कोई होगा। तभी एक और एल्डर ने कहा, लेकिन बुजुर्ग, इस बार प्रवेश परीक्षा देने आए छात्र बहुत ज्यादा है। हर द्वीप के कोने कोने से प्रतिभाशाली योद्धा आए हैं। हम हर बार सप्तचक्र महाविद्यालय में केवल 1000 छात्रों को प्रवेश देते हैं। इस बार भले ही यह संख्या 10,000 कर दी गई हो, लेकिन अगर प्रवेश परीक्षा पास करने वाले योद्धाओं की संख्या इससे भी अधिक हो गई तो हम क्या करेंगे? संख्या इतनी अधिक थी कि इसे संभालना कठिन हो रहा था। सप्तचक्र महाविद्यालय हर युवा के लिए एक स्वप्न समान था। जो भी इसमें प्रवेश करता वह जैसे स्वर्ग तक पहुंचने की ओर अग्रसर होता। बुर्जुग सर्गेश्वर ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो इस बार की परीक्षा को और अधिक कठिन कर दो। केवल जो योद्धा अधिक काबिल होंगे वही डीमन स्लेयर के पात्र हो सकते हैं। जो छात्र प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहेंगे उन्हें मौका देने की जरूरत नहीं। अगर वो परीक्षा पास नहीं कर सकते तो वो डीमन स्लेयर भी नहीं हो सकते। सभी एल्डर्स ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इन सभी एल्डर्स को डीमन स्लेयर से ज्यादा अपनी फिक्र थी। वो जितने अधिक प्रतिभाशाली शिष्यों को चुनेंगे, महल में उनका पद उतना अधिक ही मजबूत होगा।
लौटने के बाद वो सुनिश्चित करेंगे कि वो उन छात्रों में से अद्वितीय छात्रों को चुने और उन्हें अपना शिष्य बनाएं ताकि वो एक डीमन स्लेयर तैयार कर सकें। भले ही वादान साधना में लीन था, लेकिन उसके लोग सक्रिय थे। ये कहा जा सकता था कि इन एल्डर्स के पास इतने प्रतिभाशाली लोग नहीं थे जितने वादान के पास थे। दूसरी ओर आर्यन और वेदिका अभी भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। वेदिका ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा, इस पहाड़ को पार करने के बाद हमें नक्षत्र नगर दिखना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। आर्यन ने थकते हुए कहा, वाह, फिर से खो गए। ये तो सच में दुर्भाग्य है। वो लगभग 5 दिन से चल रहे थे। उन्होंने अनगिनत नदियों, जंगलों और पहाड़ों को पार किया, लेकिन वो अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे थे। वेदिका ने आत्मविश्वास से कहा, महाप्रमुख यहाँ पहले आ चुके हैं। मैं उसी मार्ग का अनुसरण कर रही हूँ। ये गलत नहीं हो सकता। आर्यन ने उसकी बात को टोकते हुए कहा, गलत नहीं हो सकता, तुम 5 दिन से बस यही कह रही हो, पता नहीं मैंने क्यों तुम्हें अपना मार्गदर्शक चुना। वेदिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यह इतना भी भयानक नहीं है जितना तुम कह रहे हो। चलो एक और पहाड़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। तिम्रा खिलखिलाते हुए बोली, यंग मास्टर, मालकिन कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगी। अगर हम भटक भी रहे हैं तो क्या गलत है? कम से कम हमें आसपास घूमने का मौका तो मिल रहा है ना? वो पूरे रास्ते बस ऐसे ही हंसी खुशी आई थी, उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो भटक गए हैं। आर्यन ने उसे देखते हुए चिढ़कर कहा, छिछोरी लड़की। तिम्रा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने जवाब दिया, मैं कोई छिछोरी लड़की नहीं हूँ। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम छिछोरी नहीं हो तो फिर मेरे नहाने और दूसरी बार पेशाब करने के समय क्यों झांका? हाँ बोलो। तिम्रा की शर्मिंदगी इतनी बढ़ गई कि वो कुछ बोल नहीं पाए। उसने बस हकलाते हुए कहा, वो तो सिर्फ संयोग था। मैं बस वहां से गुजर रही थी। मुझे कैसे पता चलता कि तुम पत्थर के पीछे पेशाब कर रहे थे? बहानेबाज, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पूरे रास्ते उसे ऐसे ही छेड़ते आया था, वरना उसके लिए ये सफर काटना मुश्किल हो जाता। आधे घंटे बाद वो एक घाटी में पहुंचे। वहां एक छोटी सी नदी की धारा बह रही थी और धारा के ऊपर एक गहरा तालाब था। उसी समय उन्होंने घाटी के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, आह, 18 साल बाद मैं फिर से एक अच्छा इंसान बनूंगा। हा, मैं मरने जा रहा हूँ। हे ईश्वर, क्या यही मेरा अंत है? एक आकृति आकाश से गिरती हुई दिखी। आर्यन और वेदिका ने तुरंत उस ओर देखा। आर्यन ने माथे पर बल देते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? आकृति के हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। उसके शरीर पर एक अद्वितीय कवच था और उसके शरीर से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। मुझे मरना नहीं है। उफ़, बचाओ। हवा में ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जैसे कोई सुअर को काट रहा हो। तिम्रा ने ऊपर देखा और कहा, कोई अभी भी पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करता है। वाह, ये तो बहुत पुराना तरीका है। आर्यन ने उसकी बातें सुनी ही नहीं और अचानक आंखों में एक चमक के साथ तालाब की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अभी उसके दिमाग में सिस्टम की एक आवाज गूंजी थी कि 5वां वॉर गॉड प्रकट हो गया है। आर्यन को पहले ही 4 वॉर गॉड मिल चुके थे, जिनमें से हातिम के पास शारीरिक शक्ति थी, अरहत के पास बुद्ध की शक्ति थी, वीरन के पास काल शक्ति थी और मीनराज के पास जल शक्ति थी। वो अब ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि इस 5वें वॉर गॉड के पास किस तरह की शक्ति थी। आर्यन को इस तरह दौड़ता देखकर वेदिका ने उलझन में चिल्लाते हुए पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर तिम्रा ने मजाकिया लहजे में कहा, शायद यंग मास्टर आर्यन देखना चाहते हैं कि वह एक अबला नारी तो नहीं जिसे मदद की जरूरत है। हा, वेदिका ने गुस्से में उसे घूरा, अपनी बकवास बंद करो। कोई पागल भी बता देगा कि वो एक पुरुष की आवाज थी, शायद बात कुछ और है। उसी वक्त तालाब से एक तेज धमाके की आवाज आए। ऐसा लगा जैसे कोई तोप का गोला फटा हो। घाटी में गूंज इतनी तेज थी कि पूरी जगह हिल गई। तिम्रा ने दूर से देखा कि पानी सैकड़ों फीट ऊपर उछल गया था और लगभग तालाब का आधा पानी गायब हो गया था। इतनी जोरदार आवाज, क्या ये सच में कोई इंसान गिरा या कोई जंगली सुअर चट्टान के साथ नीचे फिसल गया? उसने हैरानी में कहा। तिम्रा, कुछ तो शर्म करो, कोई मरने वाला है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, वेदिका ने गुस्से में कहा और फिर वो भी तालाब की ओर दौड़ पड़ी। दूसरी ओर आर्यन जल्दी से चट्टान पर चढ़ा और सीधे तालाब में कूद गया। उसके हाथ पैर गहरे पानी में किसी मछली की तरह चल रहे थे। 5वें वॉर गॉड, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। तभी उसे तालाब की तलहटी में एक विशाल आकृति दिखाई दी। ये क्या है? वो आकृति किसी गोले जैसी थी। करीब जाने पर आर्यन को समझ आया कि यह एक आदमी है, जिसका वजन कम से कम 250 किलो और कद लगभग 7 फुट होगा। आर्यन ने मन में कहा, इसने तो हातिम को भी पछाड़ दिया, लेकिन ये 5वां वॉर गॉड है, मुझे इसे बचाना ही होगा। आर्यन ने बहुत मशक्कत के बाद उस विशाल व्यक्ति को तालाब से बाहर खींचा। उसका चेहरा सफ़ेद और शरीर चोटों से भरा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। नहीं,
तुम नहीं मर सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आर्यन उसे ऐसे देखकर घबरा गया। उसे सभी 8 वॉर गॉड की जरूरत थी। अगर उनमें से एक मर जाए तो सिर्फ 7 महान वॉर गॉड बचेंगे। इस तरह आर्यन 8 महान वॉर गॉड की छिपी हुई विशेषता से जुड़ा मिशन शुरू नहीं कर पाएगा और ना ही 8 वॉर गॉड को ढूंढने का मिशन पूरा कर पाएगा। आर्यन ने कई बार उस आदमी के सीने पर हथेली मारी ताकि पानी बाहर निकल सके, लेकिन उसके उठने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। लगता है आज तुम्हारी वजह से मेरे सम्मान का अंत हो जाएगा, आर्यन ने निराशा में कहा और कड़ा दिल करके अपने होंठ पोंछे ताकि उसे मुंह से सांस दे सके। इसके बाद झुंझलाहट से भरे मन के साथ उसने अपने होंठ मोटे आदमी के होठों की ओर बढ़ाए। हे भगवान, ये कोई सुंदर लड़की क्यों नहीं है? क्यों? तभी वेदिका और तिम्रा वहां आ पहुंची। तिम्रा ने तुरंत वेदिका की आंखें ढक दी और घबराहट में बोली, नहीं मालकिन, मत देखिए, ये बहुत घिनौना है, मत देखिए। हालांकि खुद तिम्रा अपनी आंखें पूरी खोलकर किसी बाज की तरह उसे देख रही थी। यंग मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हैं। हम 2 महान सुंदरियों को छोड़कर आप इस मोटे सुअर पर झुके हुए हैं, और वो भी मरे हुए सुअर पर। हे भगवान, इस दुनिया को क्या हो गया है? तिम्रा ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे उसकी जिंदगी का कोई अर्थ ही ना बचा हो। इससे पहले कि आर्यन और उस आदमी के होठ आपस में मिलते, अचानक आदमी की नाक फड़क उठी और उसने कहा, एक सुंदरी की खुशबू। इसी के साथ वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। आर्यन तेजी से पीछे नहीं हटता तो वो वाकई उस मोटे के होठों को चूम लेता। आदमी ने पलटकर वेदिका को देखा और उसकी आंखें चमकने लगीं। क्या कमाल की सुंदरता है सचमुच। ये तो नक्षत्र नगर की सबसे सुंदर कन्या से भी सैकड़ों गुना अधिक सुंदर है। हा। हे सुंदर बाला, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगी? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, तिम्रा ने अपना दाहिना मुक्का जोर से उसके मुंह पर मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन के साथ छेड़खानी करने की? मोटे सुअर, क्या तुम्हें मरने का शौक है? वो 250 किलो का मोटा शरीर एक बार फिर गहरे तालाब में जा गिरा। इस बार आर्यन ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की और नफरत से कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। आदमी तालाब में कुछ पल तड़पता रहा और फिर जोर से चिल्लाया, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, जल्दी जल्दी मुझे बचाओ, हे सुंदर बाला, मुझे बचाओ। वेदिका, तिम्रा और आर्यन तीनों किनारे पर खड़े उसे देख रहे थे, पर उनमें से किसी का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा किनारे पर पानी केवल आधा मीटर गहरा था। अगर उसे अभिनय करना ही था तो उसे थोड़ा अच्छा करना चाहिए था। जब आदमी ने देखा कि कोई उसे बचाने नहीं आ रहा है तो वो खुद ही खड़ा हो गया। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, तो पानी इतना गहरा नहीं है? रुको, मैं तो पहाड़ की चोटी से कूदा था। मैं आदमी जैसे ही इस चौंकाने वाले तथ्य पर पहुंचा, उसने अपनी बाहों और पैरों को देखा और तुरंत उसके चेहरे खुशी का भाव तैर गया। हे भगवान, मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद वो वेदिका की ओर दौड़ पड़ा। हे सुंदर कन्या, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा। वो वेदिका को अपनी बाहों में खींचने वाला था कि एक बार फिर से तिम्रा का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और वो एक बार फिर तालाब में जा गिरा। आर्यन ने उस मोटे आदमी की ओर देखा जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में एक वॉर गॉड है जिसे मुझे वश में करना है? आर्यन ने एक बार फिर सिस्टम से मिले मिशन की जांच की और पुष्टि की कि उससे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई है। लेकिन सिस्टम पर केवल इतना लिखा था, अभेद्य शक्ति वाले वॉर गॉड को वश में करो। मोटा आदमी पानी से बाहर निकलकर जैसे ही वेदिका की ओर बढ़ने लगा, आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सख्ती से कहा, अगर तुमने फिर से उसकी ओर कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें अपन कर दूंगा। वो मोटा आदमी एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, तू कौन होता है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाला? लेकिन तभी उसकी आंखों में अचानक बदलाव आया। उसने आर्यन को ध्यान से देखा और बोला, क्या तुमने मुझे बचाया? तुम मेरे जीवन के रक्षक हो। ओह, मेरे उद्धारकर्ता। मोटा व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से सर झुकाकर प्रणाम करने लगा। उसने जोश में कहा, अब से मैं गौरान तुम्हारा भाई हूँ। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसका हाव भाव पूरी तरह से बदल गया था। थोड़ी देर पहले का चालाक और व्यंग्यात्मक व्यक्तित्व अब पूरी तरह से गंभीर और समर्पित लग रहा था। आर्यन ने मन ही मन पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज, इस आदमी के अंदर कैसी शक्ति है? उसे सिस्टम पर शक हो रहा था कि शायद उससे कोई गलती हुई है। कहीं से भी आर्यन को उसमें कोई शक्ति नजर नहीं आ रही थी। पूर्वज रुद्रदेव की शांत आवाज सुनाई दी, मैं अभी भी ड्रैगन स्लेयर के साथ व्यस्त हूँ। फिर एक पल के लिए गौरान को देखने के बाद उन्होंने कहा, उसकी रक्षक शक्ति अभेद्य है। इन 5 शब्दों को कहने के साथ ही पूर्वज रुद्रदेव की आवाज पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे उन्होंने खुद को किसी अन्य गहन साधना में लीन कर लिया हो। आर्यन ने सामने खड़े उस विशालकाय मोटे आदमी को देखा जो चंद मिनट पहले हजारों फुट ऊंचे पर्वत से गिरा था।
सामान्य परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता, परंतु यह आदमी केवल पानी पीकर लौट आया था और उसकी देह से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। शायद यही 5वां वॉर गॉड है, आर्यन ने मन में सोचा। लेकिन अब वो ये जानने को उत्सुक था कि अगर सच में ये 5वां वॉर गॉड है तो इसकी अभेद्य शक्ति कितनी अद्भुत है। आर्यन ने गौरांग की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम चट्टान से कूदकर आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? गौरांग के चेहरे पर हल्की सी निराशा छा गई और उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, दिल टूटा है मित्र, इसलिए मैं पर्वत से कूद गया। ये कहते हुए वह एक बार फिर से वेदिका की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आर्यन की तल्ख निगाहों को देखकर वहीं रुक गया। फिर उसने आर्यन से पूछा, मित्र वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तभी से उसने अपनी बात बदल दी और अपने चारों ओर देखते हुए कहा, ये जगह बड़ी खतरनाक है मित्र, चलो यहाँ से चलते हैं। शायद उसे किसी चीज का डर था। रास्ते में गौरांग ने अपनी हरकतों से सबको हंसी में डुबो दिया। हर बार जब तिमरा उसे मुक्का मारती वह उछलकर दूर जाकर गिरता, कभी किसी पत्थर पर तो कभी किसी ऊंची चट्टान से नीचे, लेकिन हर बार वो ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उसकी त्वचा पर ना तो कोई चोट होती और ना ही उसे दर्द महसूस होता। तिमरा ने पूछा, तुम्हें चोट क्यों नहीं लगती? गौरांग ने गर्व से जवाब दिया, तुम्हें लगता है ये 250 किलो का शरीर ऐसे ही है? यह मेरा कवच है, मेरी देह ही मेरी ढाल है। आर्यन, तिमरा और वेदिका ने उसकी ओर अविश्वास के साथ देखा। मेरे प्रिय रक्षक, जब हम नक्षत्र नगर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जो भी चाहिए दूंगा। वह मेरा इलाका है, वहां कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, गौरांग ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जोड़ा, लेकिन उससे पहले क्या आप सभी इस दुखी, प्रेम में चोट खाए मोटे आदमी का ख्याल रख सकते हैं? उसके चेहरे के भाव किसी किताब के पन्ने की तरह तुरंत बदल गए। उसकी इस मासूमियत भरी मांग पर तिमरा ने आंखें घुमाईं और वेदिका चुपचाप हंस पड़ी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अनुशासन में रहना होगा। भले ही गौरांग ने उसे अपना मित्र मान लिया था, लेकिन अभी तक उसे वश में करने का मिशन पूरा नहीं हुआ था और इस मिशन का 2 महीने का वक्त था। आर्यन ने जैसे ही मंजूरी दी, गौरांग की आंखें तुरंत खुशी से भर गई और वो तिमरा को गले लगाने के लिए भागा। लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही उसका 250 किलो का मोटा शरीर तिमरा की जोरदार लात से हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। गौरांग अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हो गया और तिमरा से कहा, मुझे पता है सुंदरी, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। थू थू, तिमरा ने थूकते हुए कहा, अगर मुझे किसी से प्यार करना होगा तो वह यंग मास्टर आर्यन जैसा कोई होगा। तुम्हारे जैसे मोटे सुअर को तो मैं देखूं भी ना। गौरांग ने आंसू बहाते हुए कहा, आह मेरा दिल टूट गया है, कोई सुंदर कन्या मुझे दिलासा दे सकती है। वो फिर से वेदिका की ओर बढ़ा, लेकिन एक और जोरदार लात और वह फिर से हवा में उड़ गया। इस बीच घने जंगल में पेड़ों के ऊपर से कई काले साए उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। भाई, ये मोटा तो अब तक जिंदा है, अब क्या करें? अगर उन लोगों को पता चला तो वो हम सबको खत्म कर देंगे। उसके पास अभी भी 3रे स्तर की इमोर्टल रूट है, किसी भी हालत में हमें उससे वो इमोर्टल रूट छीननी होगी, नहीं तो इस बार हम। चिंता मत करो, हमारे कुछ लोग नक्षत्र नगर के बाहर ही उसे धर दबोच लेंगे। यह मोटा मेरे पंजे से बच नहीं सकता। इसके बाद वो सभी काले साए पलक झपकते ही घने जंगल में गायब हो गए। आधे दिन बाद वेदिका ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारा रास्ता सही है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ चंद्रावन गांव होगा। आर्यन ने चारों ओर नजर घुमाई। गांव के छोटे छोटे मकान, मिट्टी से बने रास्ते और दूर पहाड़ों के बीच बहता झरना गांव को जादुई एहसास दे रहा था। गांव की हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की खुशबू थी, जो लंबे सफर के बाद राहत की तरह लग रही थी। वेदिका ने फिर कहा, चंद्रावन गांव के बाद 3 दिनों में हम नक्षत्र नगर पहुंच जाएंगे। वहां सप्तचक्र महाविद्यालय है, बस एक और पड़ाव और फिर हमारा सफर खत्म होगा। गौरांग, जो अब तक उनके पीछे पीछे चल रहा था, अचानक चौंकते हुए बोला, क्या तुम लोग सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हो? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, हाँ। गौरांग ने तुरंत ही अपने चेहरे पर गर्व भरा भाव लाते हुए कहा, हा हा हा, मुझे तो पहले ही सप्तचक्र महाविद्यालय में विशेष प्रवेश मिल चुका है। अब से तुम तीनों सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आर्यन उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना चुपचाप चलने लगा, लेकिन वेदिका और तिमरा ने तुरंत ही खिलखिलाते हुए मजाक किया। तिमरा बोली, तुम्हें और विशेष प्रवेश मिला है? क्या अब सप्तचक्र महाविद्यालय सुअर पालने का काम भी करता है? वेदिका ने हंसते हुए जोड़ा, या फिर शायद वो किसी खाने के विशेषज्ञ को नियुक्त कर रहे हों। गौरांग ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में विशेष प्रवेश मिला है। लेकिन वो अब तक गौरांग के बारे में ये तो जान गए थे कि उसके 10 में से 12 वाक्य झूठ होते थे, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल था। आर्यन ने कहा, चलो इस गांव में आज रात रुकते हैं और आराम करते हैं।
कल सुबह हम फिर से यात्रा शुरू करेंगे। करीब 1 महीने तक चलते रहने के बाद उनकी हालत किसी जंगली आदिवासियों जैसी लग रही थी। कपड़े धूल और पसीने से सने हुए, बाल बिखरे हुए और चेहरों पर सफ़र की थकावट साफ झलक रही थी। जैसे ही वे गांव के अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद लोग उन्हें हैरानी और घृणा भरी निगाहों से देखने लगे। कहाँ से आए हैं ये जंगली लोग? लगता है किसी दानव जनजाति के गुलाम है। इनके शरीर से बदबू आ रही है। ये तो जंगल से निकले किसी सुअर की तरह लगते हैं। क्या ये कोई कचरा उठाने वाले हैं? गौरांग उनकी बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला गया। उसने तुरंत एक आदमी को पकड़ लिया जो आर्यन के बारे में बुरा बोल रहा था और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो अगला थप्पड़ ऐसा होगा कि तुम अपने होश गंवा बैठोगे। गौरांग का रौद्र रूप देखकर सब चुप हो गए। कोई भी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। गौरांग ने गर्व से कहा, कसम से अगर नक्षत्र नगर में किसी ने ऐसा कुछ कहा होता तो वो अब तक जिंदा नहीं बचता। आर्यन ने ये सब देखकर हल्की मुस्कान दी। गौरांग की आदत थी कि हर जगह अपनी दबंगई दिखाए और इस बार भी उसने यही किया। वो चारों गांव के बीच में बने एक सराय में गए। जैसे ही उन्होंने सराय में प्रवेश किया, मालिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उनके फटे पुराने कपड़े और थकी हुई हालत देखकर उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, भागो भागो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे जैसे गुलामों के लिए नहीं है। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और सराय के मालिक के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। चेताक! मालिक लड़खड़ाकर किसी चक्रघिन्नी की तरह घूम गया। गौरांग ने उसे संभलने का मौका दिए बिना एक जोर की लात मारी, जिससे वह सीधा जमीन पर जा गिरा। फिर गौरांग ने उसके चेहरे पर अपना भारी कदम रखा और उसके ऊपर थूकते हुए बोला, ग्राहक के साथ अच्छे से पेश आना सीख। गौरांग ने अपनी जेब से एक आत्मा पत्थर निकाला और मालिक के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, इतना काफी है। हरे रंग के आत्मा पत्थर को देखते ही मालिक की आंखें पथरा गई। आखिर एक आत्मा पत्थर की कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर थी। वह कांपती आवाज में बोला, काफी है, बहुत है। लेकिन अपने मन में वो हंसते हुए सोच रहा था, हाहा क्या बेवकूफ़ आदमी है, ऐसा मूर्ख मैंने पहले कभी नहीं देखा। खाने के लिए एक आत्मा पत्थर, हाहा। गौरांग ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तू संतुष्ट हो गया, लेकिन मैं नहीं। फिर उसने दुकान में खड़े सहायक कर्मचारियों की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज में बोला, तुम में से जो भी इसे सबसे ज्यादा पीटेगा उसे मैं एक आत्मा पत्थर दूंगा। ये सुनकर सभी कर्मचारी जैसे पागल हो गए। उनकी आंखों में लोभ चमकने लगा। वे मालिक को मारने पर उतारू हो गए। कुछ ही मिनटों में मालिक की हालत ऐसी हो गई कि वह मुश्किल से रेंगते हुए बाहर भागा। गौरांग ने ठंडी सांस ली और आर्यन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मित्र अब सब कुछ सुलझ गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पास की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वो तुरंत उछलकर उसकी ओर बढ़ा। कुर्सी पर एक पैर रखकर उसने अपने बालों को झटका और गंभीर स्वर में बोला, सुंदरी मैं तुम्हारे साथ। सुअर! वो लड़की जोर से चीखी और वहां से भाग खड़ी हुई। गौरांग ने अपनी मूंछें घुमाई और दूसरी लड़की की ओर बढ़ा। देखो, खाना मंगवाओ और खाने के बाद जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वो लड़की भी कांपती हुई सराय से बाहर भाग गई। कुछ ही देर में पूरा सराय खाली हो गया। गौरांग ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा हुआ, अब कोई हमारे खाने में खलल नहीं डालेगा। फिर उसने रसोइये से चिल्लाते हुए कहा, सुन बे, मेरे मित्र को भूख लगी है, 100 से कम पकवान आए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खाली सराय को देखकर वह एक गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या करूं, कोई मेरी सुंदरता समझ ही नहीं पाता। लगता है सप्तचक्र महाविद्यालय के लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं। आर्यन ने गौरांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी ऐसे अराजक व्यक्तियों की जरूरत होती है ताकि चिल्लपों करने वाले दूर रहें। तिमरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पैसे के बल पर दुनिया जीतने की कोशिश, वाह। थोड़ी ही देर में मेज पर ढेर सारे पकवान परोसे गए और सभी ने जमकर खाना शुरू कर दिया। गौरांग ने सहायकों से कहा, तुम लोग दरवाजे पर पहरा दो। अगर कोई भी अंदर आकर इस नवाब के खाने में खलल डाले तो उसे पीट पीट कर बाहर फेंक दो। अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। जो आदमी यूं ही हर किसी को एक एक आत्मा पत्थर दे सकता है उसकी पहचान साधारण नहीं हो सकती। चारों सहायकों ने तुरंत दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिया और अंदर आने वाले सभी मेहमानों को खदेड़ दिया। गौरांग ने आर्यन की ओर देखा और कहा, मित्र, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो इस दुनिया से एक बेहद खूबसूरत आदमी कम हो जाता। इस दुनिया की सभी सुंदरियों के लिए और इस खूबसूरत आदमी के लिए मैं तुम्हारे नाम का एक जाम पीता हूँ। गौरांग ने तुरंत मदिरा का एक मटका खाली कर दिया। तिमरा ने तिरस्कार से कहा, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने और कहा तो मैं उल्टी कर दूंगी। गौरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी सुंदरी, कहीं तुम मेरे बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली। तिमरा इतनी गुस्से में थी कि उसके सिर से धुआं निकल रहा था। उसने गुस्से में अपने मुट्ठी भींच ली। गौरांग ने तुरंत कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, गंभीर मत हो जाओ। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का इस जैसे सुंदर लड़के को पसंद करना तो सामान्य है। तिमरा ने गुस्से से कहा, बेशर्म,
तुम्हारी खाल तो पेड़ की छाल से भी मोटी है। अचानक धम, एक सहायक को लात मारकर अंदर फेंका गया और वह सीधा एक मेज तोड़ता हुआ नीचे गिरा। वो अधमरा हो गया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लगातार 3 और आवाजें गूंजी। चारों सहायक लात खाकर बेहोश हो गए। गौरांग गुस्से से चिल्लाया, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे खाने में खल्लर डाली। उसी समय दरवाजे पर तन कपड़ों में दर्जन भर योद्धा आकर खड़े हो गए। उनके बीच से एक मध्यम आयु का आदमी चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे अंदर आया। उसने कहा, युवराज गौरांग, मैं हूँ। गौरांग का चेहरा गंभीर हो गया और उसका शेखीखोर अंदाज आधा गायब हो गया। उसने धीरे से आर्यन की ओर मुड़कर कहा, लगता है आज फिर कोई मनहूस घड़ी है। गौरांग ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, तो ये हर्षवंश महल के प्रबंधक अपूर्व हैं। आप अपने महल में रहकर आराम करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? अपूर्व हर्षवंश महल का एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था। महल के प्रबंधन और रक्षा का भार उसी के कंधों पर था। इसके अलावा वह महल के प्रशिक्षकों में से एक था और अपनी कठोरता और क्रूरता के लिए जाना जाता था। अपूर्व ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बिल्कुल सही पहचाना गौरांग, मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। अब चुपचाप तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट को सौंप दो। गौरांग ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपूर्व की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें गहरी काली और ठंडी हो गईं। ओह अच्छा, उसने कहा। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर हल्का सा झटका खाकर हवा में गायब हुआ और पलक झपकते ही गौरांग के पीछे आ खड़ा हुआ। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां अचानक लोहे जैसे नुकीले पंजों में बदल गईं। अपूर्व ने अपना हाथ गौरांग के निचले जबड़े पर दबा दिया और बर्फीले स्वर में कहा, तो क्या अब कुछ याद आया? तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट इतनी मूल्यवान थी कि इसके लिए बड़े बड़े साम्राज्य आपस में युद्ध करने को तैयार हो जाते। ये न केवल दुर्लभ थी बल्कि जीवन को बचाने और शक्ति बढ़ाने के लिए भी अमूल्य मानी जाती थी। गौरांग ने इस इमोर्टल रूट को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन यह उसके लिए केवल एक वस्तु नहीं थी बल्कि उसका परिवार इस पर निर्भर था। गौरांग ने गंभीर रूप से कहा, अपूर्व, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, लेकिन मैं इमोर्टल रूट किसी भी हालत में नहीं दूंगा। अपूर्व का माथा गुस्से से तमतमा उठा और कहा, तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मर गए तो मुझे उस जैसी तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट कहाँ मिलेगी, वो भी अग्नि इमोर्टल रूट। फिर उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम इसे अपने दादा की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना? पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा सकोगे? गौरांग का चेहरा सख्त हो गया और उसने चिल्लाया, अपूर्व, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अपूर्व ने क्रूरता भरी हंसी के साथ कहा, हमें सब पता है। तुम्हें क्या लगता है अग्नि बादल गुफा का नक्शा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हमें तुम्हारी रक्षक शक्ति की जरूरत थी ताकि तुम वहां जाकर हमारे लिए वो अग्नि इमोर्टल रूट लेकर आओ। ये सब हमारी ही योजना थी। तुम्हें जाल में फंसाया गया और अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। ये सुनकर गौरांग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे बलि का बकरा बनाया गया था। उसने उस इमोर्टल रूट को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, ये सोचा बिना कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है। लाओ, अब उसे चुपचाप सौंप दो, अपूर्व ने आदेश देते हुए कहा। अगर तुमने नहीं दिया तो हमें इसे लेने के और भी तरीके आते हैं, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा, गौरांग ने दांत पीसते हुए कहा। अपूर्व की आंखों में हत्या की तीव्र भावना थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? काफी देर से अपूर्व की बातों को चुपचाप सुन रहे आर्यन का शरीर अचानक गुस्से और घातक इरादों से भर उठा। ये घातक इरादा इतना खतरनाक था कि उसके एहसास ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। गौरांग आर्यन के 8 वॉरगॉड में से एक था, तो वो उस पर आया कोई भी संकट सहन नहीं कर सकता था। गौरांग ने जैसे ही यह महसूस किया, उसने कहा, मित्र, ये तुम्हारा मामला नहीं है, कृपया यहाँ से चले जाओ। गौरांग का स्वभाव ऐसा था कि वो अपने संकट में अपने साथियों को नहीं घसीटता था। आर्यन ने उसका जीवन बचाया था और उसके प्रति उसका आभार असीम था, लेकिन गौरांग ये भी जानता था कि हर्षवंश परिवार की ताकत कितनी भयानक है। इसी वजह से उसने आर्यन को वहां से जाने का आग्रह किया। उसने अपने असली व्यक्तित्व को छुपाने के लिए पूरे रास्ते तिमरा को छेड़ने का नाटक किया और मूर्ख बनने का अभिनय किया। गौरांग ने पहले ही ठान लिया था कि जैसे ही वह नक्षत्र नगर पहुंचेंगे वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि नक्षत्र नगर में उसकी वजह से उनके लिए खतरा बढ़ सकता था। अपूर्व ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए आर्यन की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, आजकल लोग मुसीबतों से नहीं डरते, है ना? एक छठे स्तर का आत्मवीर मेरे आगे इतनी अकड़ दिखा रहा है। फिर उसने अपनी ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे छठे स्तर के आत्मवीर की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? अचानक अपूर्व ने हवा में लहराते हुए आर्यन पर हमला किया।
उसकी गति इतनी तेज थी कि एक पल के लिए पूरे सराय में झनकार पैदा हो गई। नेत्रलोक पंजा। आर्यन की आंखें गहरी हो गई, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही अपूर्व उसके करीब आया, आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसी और तेजी से हमला किया, इमोर्टल फिस्ट। आर्यन के मुक्के की गति इतनी जबरदस्त थी कि अपूर्व को समझने का मौका तक नहीं मिला और उसके वार से पहले ही आर्यन का मुक्का उसके सीने से आ लगा। अपूर्व ने पहले तो हंसते हुए कहा, क्या एक चूहा अब शेर को हराने चला है? मगर तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसकी शक्ति अचानक गायब हो गई और उसकी मांसपेशियां जकड़ने लगीं। यह क्या हो रहा है? अपूर्व चौंक गया। आर्यन का पहला वार उसकी छाती के बीचों बीच लगा और वह हिस्सा लकड़ी में बदलने लगा। अपूर्व के चेहरे पर दर्द और घबराहट दोनों थे, लेकिन वह कुछ समझ पाता कि आर्यन ने दूसरा वार कर दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। लगातार 18 घूंसे। आर्यन के हर मुक्के ने अपूर्व के शरीर को लगभग लकड़ी में तब्दील कर दिया था। जैसे ही आर्यन ने आखिरी मुक्का मारा, उसका शरीर निढाल होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। बधाई हो आर्यन, तुम्हें अपूर्व को मारने पर 1700 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्वर्ण तारा प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक धरती मणि प्राप्त हुई है। एक धरती मणि 1000 आत्मा पत्थरों के बराबर थी और एक स्वर्ण तारा 1,00,000 आत्मा पत्थरों के। आर्यन ने एक सर्द मुस्कान के साथ जमीन पर अपूर्व की लाश को देखा और ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हें मारने के लिए 6ठे स्तर का आत्मवीर होना ही काफी था। गौरांग स्तब्ध था। पूरे सफर के दौरान गौरांग को लगा था कि आर्यन की शक्ति अधिक नहीं है। उसे लगता था कि 6ठे स्तर का आत्मवीर कमजोर होता है, जबकि वो खुद 8वें स्तर का आत्मवीर था। लेकिन जब उसने आर्यन को अपूर्व को मारते हुए देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गया। इतना ताकतवर। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वेदिका ने अपूर्व पर जहर का भी इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा ना होता तो शायद आर्यन अपूर्व का सामना नहीं कर पाता। लेकिन अब जब गौरांग ने आर्यन की शक्ति देख ली थी तो उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। वो जोश में भर गया, मानो उसे किसी ने ऊर्जा से भर दिया हो। वह चिल्लाया, हर्षवंश परिवार ताकतवर है तो क्या हुआ? अगर दम है तो सामने आकर दिखाओ। हर्षवंश परिवार के योद्धाओं के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने आर्यन की ताकत देखी थी। उसने पल भर में अपूर्व को खत्म कर दिया था। उनकी हिम्मत टूट गई। वे जल्दी से पीछे हटने लगे, मानो एक और पल भी वहां ठहरने में खतरा हो। गौरांग ने और भी ज्यादा जोश में कहा, अरे भाग क्यों रहे हो? आओ, हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। उसके बाद उसने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुमने मेरी जान फिर से बचा ली। तुम सचमुच बहुत शानदार हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा कम। लेकिन गौरांग का चेहरा जल्दी ही गंभीर हो गया। उसने चिंता से कहा, हर्षवंश परिवार हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, कहाँ जाना है? गौरांग ने जवाब दिया, हमें नक्षत्र नगर जाना होगा। एक बार हम सप्तचक्र महाविद्यालय में दाखिल हो गए तो हर्षवंश परिवार चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सप्तचक्र महाविद्यालय के भीतर कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़